166 द्वंद्व युद्ध अध्याय 166 द्वंद्वानुवादक नोबेल ही बगदाद अपनी ऊंचाई के कारण भीड़ में सबसे अलग दिख रहा था। उसके अलावा झांग टाई ने बार्ली, हिस्टा, लीट और डॉग को भी देखा। शार्विन को छोड़कर हिट प्लेन ब्रदरहुड के बाकी सभी सदस्य यहाँ एकत्रित थे। उसके घर के दरवाजे के चारों ओर 30 से अधिक लोग जमा थे, जिससे वहां शोरगुल मच गया था। ब्रदरहुड और गॉड्स ब्लिस एसोसिएशन के सदस्यों के अलावा झांग टाई ने कैप्टन केर्लिन और श्री जेरोम के साथ साथ अस्थायी पर्यवेक्षण समिति के 2 अन्य शिक्षकों को भी देखा। बाकी लोगों में से कुछ तमाशा देख रहे थे, जबकि अन्य जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उस दृश्य को देखने के बाद झांग टाई को पता चल गया कि वाइल्ड वुल्फ कैसल की कैंटीन में जोहेर की गर्दन तोड़ने की घटना कुछ दिनों के घटनाक्रम के बाद आखिरकार सामने आ ही गई है। अब तक जितना समय बीत चुका था, उसे देखते हुए लगता था कि द्वंद्व युद्ध शुरू होने ही वाला था। जोहेर के परिवार को अपने बेटे की मृत्यु की सूचना मिलने के बाद झांग टाई के बारे में जानकारी जुटाने और संभवतः उससे द्वंद्व युद्ध की तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया होगा। कई लोग घर को घेरे हुए थे। कुछ लोग अंदर घुसना चाहते थे, लेकिन झांग टाई के बड़े भाई ने यह बहाना बनाकर उन्हें जबरदस्ती रोक लिया कि झांग टाई घर पर नहीं है। हालांकि कुछ लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने झांग टाई को ढूंढने के लिए जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश की। एक व्यक्ति झांग टाई के बड़े भाई पर झपटा और जोर से चिल्लाया, झांग टाई को चुनौती दो, उसने मेरे छोटे भाई को मार डाला। अब नॉर्मन साम्राज्य के नियमों के अनुसार मैं उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देना चाहता हूँ। डरपोक मत बनो, बाहर आओ, कातिल को बाहर बुलाओ। अगर झांग टाई बाहर नहीं आया तो हम अंदर जाएंगे। कई लोग हंगामा करने लगे। झांग टाई निश्चित रूप से घर पर नहीं है। एक पल रुकिए, जल्दबाजी मत कीजिए। बार्ली ने भीड़ को समझाने की कोशिश की। उत्तरजीविता प्रशिक्षण में अस्थायी पर्यवेक्षण समिति के कई शिक्षक तटस्थ रुख अपनाते हुए थोड़ी दूरी पर खड़े थे। उन्होंने दोनों पक्षों में से किसी का भी पक्ष नहीं लिया। नॉर्मन साम्राज्य के नियमों के अनुसार उनकी भूमिका अब केवल जोहेर के परिवार के सदस्यों और झांग टाई के बीच निष्पक्ष द्वंद्व युद्ध के साक्षी के रूप में कार्य करना थी। यह उत्तरजीविता प्रशिक्षण के बाद के कार्यों में से एक था। झांग टाई जरूर कहीं छिप गया होगा। वह द्वंद्व युद्ध से भागना चाहता है। चलो अंदर जाकर उसे पकड़ते हैं। भीड़ में से किसी ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे बाकी लोग भी भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ने लगे। जो भी अंदर आने की हिम्मत करेगा उसे मैं यही मार डालूंगा। झांग टाई के बड़े भाई ने दहाड़ते हुए तुरंत अपनी कमर पर बंधी लंबी तलवार निकाली और घर में घुसने की कोशिश करने वालों की ओर तान दी। झांग टाई के बड़े भाई को अपनी लंबी तलवार निकालते देख भीड़ में उछल कूद कर रहे एक व्यक्ति ने भी बिना झिझक के अपनी लंबी तलवार निकाल ली। उसी समय चारों ओर चेंग 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 की आवाजें गूंजने लगी। कई लोगों ने अपनी तलवारें निकाल ली थी, जिससे हवा में लोहे की तेज गंध फैल गई। ये देखकर कुछ दर्शक जल्दी से भाग गए। किसने कहा कि मैं छिप रहा था? सबसे खतरनाक क्षण में झांग टाई की आवाज सुनाई दी। सभी ने अपना सिर घुमाकर देखा कि वह धीरे धीरे फुटपाथ पर उनकी ओर आ रहा है। उसे देखकर उसके बड़े भाई के चेहरे पर थोड़ी चिंता झलक रही थी, जबकि बिरादरी के सदस्यों की आंखों में चिंता के भाव थे। इसके विपरीत उकसाने वालों की आंखों में उसकी बदकिस्मती पर खुशी झलक रही थी। भीड़ हट गई, जिससे झांग टाई को शांतिपूर्वक आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया। तुम झांग टाई हो? झांग टाई को देखते ही वह व्यक्ति जो उसके बड़े भाई के साथ टकराव में था पीछे मुड़ा और उसे भयंकर रूप से घूरने लगा। उस व्यक्ति का चेहरा जोहेर के चेहरे से कुछ मिलता जुलता था, इसलिए झांग टाई ने अनुमान लगाया कि वह व्यक्ति कौन हो सकता है। तुम जोहेर के बड़े भाई हो? ठीक है, क्या सर्वाइवल ट्रेनिंग में जोहेर की हत्या तुमने ही की थी? हाँ, वह मरने लायक ही था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। झांग टाई ने शांत भाव से यह बात स्वीकार की। यह सुनकर वह व्यक्ति हाथ में एक लंबी तलवार लिए झांग टाई की ओर बढ़ा। उसी क्षण एक हाथ ने उसे रोक दिया। जेरोम उन दोनों के बीच खड़ा हो गया था। झांग टाई के साथ द्वंद्व युद्ध शुरू करना आपका अधिकार है। झांग टाई इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। हालांकि द्वंद्व युद्ध निष्पक्षता से होना चाहिए। प्रतिशोध में निजी हत्या करना बिल्कुल वर्जित है, अन्यथा आप नॉर्मन साम्राज्य में वांछित हत्यारे बन जाएंगे। फिर वह व्यक्ति रुका और उसने झांग टाई को मौत से भरी निगाहों से घूरा। फिर उसने अपनी लंबी तलवार को जबरदस्ती अपनी कमर पर लगी म्यान में वापस रख दिया। इस दौरान झांग टाई ने कप्तान केर्लिन और अस्थायी पर्यवेक्षण समिति के शिक्षकों सहित आसपास के सभी मित्रों और रिश्तेदारों का मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। उनके इस बेपरवाह अंदाज ने उन लोगों को जो उन पर गुस्से से घूर रहे थे और भी ज्यादा परेशान कर दिया। झांग टाई, नॉर्मन साम्राज्य के बर्बर जीवन रक्षा प्रशिक्षण के नियमों के आधार पर तुमने जोहेर को सबके सामने मार डाला, इसलिए जोहेर के रक्त संबंधियों में से 3 पीढ़ियों के भीतर किसी भी रिश्तेदार द्वारा द्वंद्व युद्ध के लिए दिए गए किसी भी प्रस्ताव को तुम अस्वीकार नहीं कर सकते। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि द्वंद्व युद्ध में ठीक वैसे ही जैसे तुमने जोहेर को मारा था, अगर जोहेर के परिवार वाले तुम्हें मार भी देते हैं तो वे कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। जेरोम ने गंभीर भाव से झांग टाई को एक बार फिर चेतावनी दी। आपकी चेतावनी के लिए धन्यवाद श्रीमान जेरोम। मैं जोहेर के परिवार की ओर से किसी भी समय और किसी भी स्थान पर द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती स्वीकार करता हूं। उसने शांत भाव से कहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। जिस दिन उसने जोहेर को मारा था तब से वह इसी दिन का इंतजार कर रहा था। झांग टाई की शांति देखकर जेरोम और कप्तान केर्लिन जो उसे घूर रहे थे भी थोड़ा चौंक गए। झांग टाई के बड़े भाई को छोड़कर जेरोम और कप्तान केर्लिन समेत किसी को भी यह नहीं पता था कि 2 दिन पहले घर लौटने के बाद से झांग टाई ने कई उतार चढ़ाव देखे थे। अब वह पहले जैसा लड़का नहीं रहा था। नॉर्मन साम्राज्य के द्वंद्व युद्ध नियमों के अनुसार धनुष बाण, भाले, गुप्त हथियार और धनुष बाण जैसे लंबी दूरी के हथियार, साथ ही पालतू जानवर सवारी और विषैले पदार्थ निषिद्ध हैं। प्रत्येक द्वंद्व युद्ध करने वाला अधिकतम 2 हथियार ही ला सकता है। मुझे आपको ये पहले से ही बताना पड़ रहा है। यह विशेष रूप से जोहेर के परिवार के सदस्यों के अनुरोध पर किया गया है। पास खड़े एक शिक्षक ने झांग टाई को एक बार फिर चेतावनी दी। मुझे पता है। झांग टाई ने सिर हिलाया। अब जब आप सहमत हो गए हैं तो ये द्वंद्व प्रमाण पत्र है। आप दोनों इस पर हस्ताक्षर करें। नॉर्मन साम्राज्य के कानूनों के अनुसार इस प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के 7 दिन बाद द्वंद्व शुरू होगा। यह आपके स्कूल 7वें राष्ट्रीय पुरुष माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया जाएगा।
आप दोनों के पास इसकी तैयारी के लिए 1 सप्ताह का समय है। इस अवधि के दौरान नॉर्मन साम्राज्य के कानूनों के अनुसार यदि आप में से कोई भी इस द्वंद्व से भाग जाता है तो वह पूरे नॉर्मन साम्राज्य में वांछित व्यक्ति बन जाएगा। पकड़े जाने के बाद जो भागा था उसे दोषी गुलाम बना दिया जाएगा, जबकि उसके परिवार के सदस्यों की स्थिति भी खराब हो जाएगी। ये कहने के बाद शिक्षक ने अपनी जेब से द्वंद्व युद्ध प्रमाण पत्र का मसौदा निकाला और झांग टाई और जोहेर के बड़े भाई से उस पर हस्ताक्षर करवा लिए। झांग टाई को गुस्से से घूरने के बाद जोहेर के बड़े भाई ने पेंसिल ली और बिना किसी झिझक के अपने नाम पर हस्ताक्षर कर दिए। जब झांग टाई ने कलम उठाई तो उसका बड़ा भाई दौड़कर आया और जोर से चिल्लाया, मैं अपने छोटे भाई की ओर से इस द्वंद्व युद्ध में भाग लूंगा। नहीं, इस द्वंद्व युद्ध को केवल झांग टाई स्वयं ही स्वीकार कर सकते हैं। उनके अलावा कोई और उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। कैप्टन केरलिन ने सिर हिलाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और आवेग में आकर उग्र हो रहे झांग यान को रोकने की कोशिश की। बिगहेड ब्रदरहुड के सदस्य एक साथ चिल्लाने लगे। झांग टाई ने अपनी भलाई की परवाह करने वालों को देखकर बस मुस्कुरा दिया और बिना किसी झिझक के द्वंद्व प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर करते ही उसे पता चला कि जोहेर के बड़े भाई का नाम सोडोर था। झांग टाई के हस्ताक्षर करने के बाद सोडोर जोर से हंस पड़ा। झांग टाई को घूरते हुए उसने दबे स्वर में कहा, बदमाश, तेरे पास 7 दिन बचे हैं, अपने लिए दुआ कर ले। 7 दिन बाद मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा और फिर तेरा सिर काटकर तुझे जोहेर का बदला चुकाऊंगा। बेवकूफ, झांग टाई ने अपनी आंखों का सफेद भाग दिखाया। उसे अपने सामने वाले आदमी की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। सोडोर का स्तर क्या है, लेवल 4, लेवल 5 या लेवल 6? अंधेरी कोठरी में मा लॉन्ग उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। मुझे उससे द्वंद्व युद्ध की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपना लक्ष्य हासिल करने के बाद सोडोर और उसके साथी चले गए। उन्हें अब झांग टाई के भाग जाने का कोई डर नहीं था। अगर वह अब भाग भी जाता तो उन्हें और भी खुशी होती, क्योंकि दोषी गुलाम और जिस परिवार में दोषी गुलाम होता उसे बहुत कष्ट सहना पड़ता। जैसे ही सोडोर और उसके आदमी चले गए, कैप्टन केरलिन और अन्य शिक्षक जिन्होंने द्वंद्व युद्ध पर हस्ताक्षर करने की व्यवस्था की थी और उसे देखा था, वे भी गपशप से बचने के लिए चले गए। जब कैप्टन केरलिन जाने ही वाले थे तो झांग टाई ने उन्हें पुकारा, कैप्टन केरलिन, मैं अब कप्तान नहीं हूं, मुझे प्रशिक्षक केरलिन कहो। एक आंख वाले व्यक्ति ने बेबसी से मुस्कुराने की कोशिश की। नगर रक्षक दल का नाम मात्र रह चुका था और उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका था। अब उसे दूसरों द्वारा कप्तान कहलाने में शर्म आ रही थी। जो उपाधि उसे पहले पसंद थी अब वह थोड़ी अटपटी लग रही थी। धन्यवाद, झांग टाई ने एक आंख वाले व्यक्ति के सामने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया। अगर इस व्यक्ति ने उसे आयरन ब्लड फिस्ट कौशल की किताब न दी होती तो जीवित होते हुए भी झांग टाई कभी भी इतनी अच्छी स्थिति में नहीं होता। अपना सिर खुजाते हुए एक आंख वाले आदमी ने पूछा, किस लिए? क्या आपको याद है कि आपने मुझे उस रात क्या कहा था जब मैं वाइल्ड वुल्फ कैसल में स्वास्थ्य लाभ कर रहा था? कुछ कारणों से मैं अब उन 100 में से एक बन गया हूँ। झांग टाई को विश्वास था कि एक आंख वाला आदमी उसकी बात समझ सकता है। जैसा कि उम्मीद थी, झांग टाई की बातें सुनकर एक आंख वाला आदमी कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने अपनी आंखें चौड़ी करके झांग टाई को ऐसे घूरना शुरू कर दिया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अंत में एक आंख वाले व्यक्ति ने खुद को संभालने के लिए गहरी सांस ली। शायद यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा निर्णय था। मैं 7 दिन बाद आपका प्रदर्शन देखने के लिए उत्सुक रहूंगा। ये कहकर उसने झांग टाई की ओर एक बार फिर देखा और चला गया। तब तक अधिकांश दर्शक जा चुके थे। इसके बाद झांग टाई के घर के बाहर केवल ब्रदरहुड के सदस्य ही रह गए। जैसे ही उन्हें पता चला कि सोडोर झांग टाई से द्वंद्व युद्ध करने का अनुरोध लेकर आया है, बार्ली और ब्रदरहुड के अन्य सदस्य तुरंत वहां पहुंच गए। पिछले 2 दिनों में झांग टाई द्वारा जोहेर की हत्या की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। यह न केवल उनके स्कूल में बल्कि अन्य स्कूलों में भी फैल गई। ये घटना ब्लैक हॉट सिटी में आयोजित इस जीवन रक्षा प्रशिक्षण में भाग लेने वाले छात्रों के बीच सबसे बड़ी खबर बन गई। ब्रदरहुड इस घटनाक्रम पर लगातार नजर रख रहा था। पहले तो उन्होंने कल मिलने का प्लान बनाया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जोहेर के बड़े भाई सोडोर ने आज ही झांग टाई को मुसीबत में डालने का फैसला कर लिया। कहीं सोडोर से सामना होने पर उनके दोस्त को भारी नुकसान न हो जाए, इसलिए वे अपने साथी का मनोबल बढ़ाने के लिए तुरंत भीड़ के साथ यहां आ गए। ये जानते हुए कि झांग टाई को अपने परिवार के सदस्यों को कुछ स्पष्टीकरण देना है, बार्ली और ब्रदरहुड के अन्य सदस्यों ने भी झांग टाई को सावधान रहने की चेतावनी देकर वहां से प्रस्थान किया। लेकिन बार्ली के जाने से पहले ही झांग टाई ने उसे पास खींच लिया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। ये शब्द सुनकर बार्ली की आंखें फटी रह गईं। झांग टाई ने उसे 2 बातें बताई थी। पहली, वह अब लेवल 4 पर था और उसने आयरन ब्लड हिडन स्ट्रेंथ बना ली थी। दूसरी, वह नॉर्मन साम्राज्य की आयरन हॉर्न आर्मी के नंबर 39 डिवीजन का 2nd लेफ्टिनेंट था। झांग के घर को कई 100 मीटर पीछे छोड़ने के बाद भी बार्ली को अपने सिर में झुनझुनी महसूस हो रही थी। साथ ही उसके पैर मुलायम लग रहे थे, जैसे रुई पर चल रहे हो। हिस्टा और बगदाद 7 दिनों में होने वाले द्वंद्व युद्ध के बारे में चिंतित थे और चर्चा कर रहे थे। केवल लीड ने पाया कि बार्ली थोड़ा अन्यमनस्क था कम लोगों वाले रास्ते पर चलते हुए। लीड ने पूछा, बार्ली, बिगहेड ने अभी तुमसे क्या कहा? तुम ठीक नहीं लग रहे हो। लीड द्वारा जगाए जाने पर बार्ली ने अपना सिर हिलाया और फिर चारों ओर देखा और महसूस किया कि वे झांग के परिवार से काफी दूर आ चुके हैं। अभी इस बारे में बात करना ठीक नहीं है। बिगहेड ने मुझे 2 बातें बताई। वो चाहता था कि मैं तुम्हें बताऊं कि उसके द्वंद्व युद्ध को लेकर चिंता मत करो। क्या? सभी उत्सुकता से बार्ली को घूर रहे थे। बार्ली ने चारों लोगों को अपने पास आने का इशारा किया। उसके बाद उसने झांग टाई द्वारा बताई गई 2 बातें दोहराई, जिससे बाकी सभी जानवर अवाक रह गए। झांग टाई जैसे ही घर लौटा, उसने अपनी मां के चेहरे पर चिंता देखी। बिना किसी झिझक के घर में प्रवेश करते ही वह सीधे उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया। मां, मुझे माफ करना, तुम्हारे बेटे ने तुम्हें एक बार फिर परेशान कर दिया। इससे पहले जब सोडोर और उसके आदमी झांग टाई से द्वंद्व युद्ध की चुनौती देते हुए दरवाजे के बाहर चिल्ला रहे थे, तो उसकी मां ने उनकी सारी बातें सुन ली, जिनमें यह भी शामिल था कि झांग टाई ने जीवन रक्षा प्रशिक्षण में जोहेर को मार डाला था। झांग टाई का चेहरा छूते ही और उसे अपने सामने घुटने टेकते देख उसकी मां तुरंत फूट फूट कर रोने लगी।
हालांकि उसने जीवन रक्षा प्रशिक्षण के जीवन को उपनगरों में रहने जितना सरल और रोचक बताया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसने कितनी कड़वाहट और कितने खतरों का सामना किया था। आज जो हुआ, उसने झांग टाई द्वारा अपने माता पिता के सामने गढ़े गए सफेद झूठ को तोड़ दिया और जीवन रक्षा प्रशिक्षण में झेली गई उसकी परेशानियों को उनके सामने उजागर कर दिया। बताओ, इस जीवन रक्षा प्रशिक्षण में तुमने कितना कष्ट सहा है और कितने खतरों का सामना किया है, यहाँ तक कि तुम्हारी जान भी बाल बाल बची। माँ तुम्हारा स्वभाव जानती है, अगर इतनी मजबूरी न होती तो तुम कभी किसी की हत्या नहीं करते। झांग टाई ने सिर हिलाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे नहीं चाहते थे कि मैं जिंदा वापस आऊं। मैं नहीं चाहता था कि मुझे फंसाया जाए या माँ को रोज मेरी राख का डिब्बा पकड़े रोते हुए देखूं। इसलिए मैंने उसे मार डाला। क्या आप मुझे माफ कर देंगी माँ? ये सब मेरी गलती है, मैं अपने छोटे भाई की भी रक्षा नहीं कर सका, तुम्हें दूसरों के हाथों सताया जा रहा है। झांग यान की आंखों से भी आंसू बहने लगे और वह माँ के सामने घुटनों के बल बैठ गया। माँ, बस मुझे सजा दो, मैं तुम दोनों में से किसी को भी दोषी नहीं ठहराऊंगी। झांग टाई, शाबाश। अपने बेटों के चेहरों को छूते हुए उनकी माँ भी रोने लगी और लोहे और स्टील जैसी कठोर आवाज में बोली, याद रखना, आज से चाहे कोई भी तुम्हें मारना चाहे, यहाँ तक कि सम्राट भी, सबको मार डालो। तुम्हारे पिता और मैं तुम दोनों से बहुत संतुष्ट हैं। जब तक तुम दोनों जीवित रहोगे, तुम्हारे पिता और मुझे लगेगा कि हमारा जीवन व्यर्थ नहीं गया। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम्हारे पिता और मुझे भी जीने का मन नहीं करेगा। इसलिए अगर आपको कभी ऐसी किसी चीज का सामना करना पड़े जिससे आपकी जान को खतरा हो, तो अपने पिता और मेरी परवाह मत करना, बस अपना ख्याल रखना और खुशहाल जीवन जीना। यही हम सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं। याद रखना, तुम झांग परिवार से हो और चीनी हो। हम चीनी सबसे सम्मानित मानव जाति हैं और स्वर्ग के मार्ग का पुनर्जन्म है। एक बड़े परिवार के रूप में झांग एक सम्मानित पारिवारिक नाम है। हम चीनी झांग जीवन रक्षा के लिए घुटने टेकने के बजाय आकाश में हो या धरती के नीचे जान की बाजी लगाकर लड़ना पसंद करते हैं। इस दुनिया में कोई भी हमारे झांग परिवार को धमका नहीं सकता। ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल 167। यह आपका है अध्याय 167। ये तुम्हारा है अनुवादक नोबेल ही। खतना के अगले दिन काफी असहनीय था। उस जंगली जानवर का सिर पूरी तरह से बाहर आने से पहले जब भी झांग टाई पैंट पहनकर टहलने निकलता, उसके सिर और अंडरवियर के बीच घर्षण से उसका शरीर कांपने लगता था। इसलिए उसे टहलने के लिए भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ती थी। इसके अलावा घावों में दर्द भी होने लगा। ऐसा अनुमान था कि बेहोशी का असर तुरंत पूरी तरह खत्म नहीं होगा, इसलिए उस दिन उसे ज्यादा दर्द महसूस नहीं हुआ। हालांकि दूसरे दिन जब उसकी सारी इंद्रियां पूरी तरह से ठीक हो गईं, तो ऑपरेशन का असर साफ दिखने लगा। ये सोचकर कि अमर सभा होटल में उसकी और डोंडर की लड़ाई भी हुई थी, जिसके बाद डोंडर द्वारा बुलाई गई कई महिलाओं ने उसे प्रताड़ित किया था, झांग टाई के माथे पर पसीना आ गया। अगर आज होता तो वह ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि यह बहुत बेवकूफी भरा काम था। 2 दिन बाद उसे घर छोड़कर आयरन ब्लड कैंप में पंजीकरण कराना होगा। 6 दिन बाद उसे अपने जीवन के पहले द्वंद्व युद्ध का सामना करना होगा। घर से बाहर निकलना सुविधाजनक नहीं था, इसलिए झांग टाई को ईमानदारी से घर पर ही रहना पड़ा। माता पिता की नजरों में इस बार वह सचमुच बड़ा हो गया था। झांग टाई के पिता भी आज आराम कर रहे थे। विभिन्न कारणों से जिस कारखाने में वे काम करते थे, उसमें पिछले महीने क्षमता उपयोग की दर अपर्याप्त रही। पिताजी ने बताया कि नॉर्मन साम्राज्य के कुछ इंजीनियर उनकी फैक्ट्री में काम कर रहे थे। वे फैक्ट्री की असेंबली लाइन पर कई नए इंस्टॉलेशन मॉड्यूल लगा रहे थे। मॉड्यूल लग जाने के बाद फैक्ट्री एक समान स्टील के पुर्जे बनाएगी। नॉर्मन साम्राज्य के इंजीनियरों ने बताया कि ये पुर्जे एक युद्ध किले के मिश्रित मॉड्यूल थे। इसके बाद पिताजी की स्टील मिल की आधी उत्पादन क्षमता युद्ध किलों के मिश्रित मॉड्यूल बनाने में इस्तेमाल की जाएगी। ब्लैक हॉट सिटी को अपने कब्जे में लेने के बाद नॉर्मन साम्राज्य ने ब्लैक हॉट सिटी के सभी उत्पादन को आत्मसात करना शुरू कर दिया था। कब्जे में लिए गए उन उत्पादनों का केवल एक ही लक्ष्य था, युद्ध की तैयारी करना। इससे झांग टाई थोड़ा असमंजस में पड़ गया। क्या इसका मतलब यह था कि नॉर्मन साम्राज्य के निर्णयकर्ता आने वाले एक और भी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे थे? झांग टाई को जेरोम के जीवन रक्षा प्रशिक्षण के दौरान कहे गए शब्द याद आए, अराजकता का संसार आ रहा है, और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कभी कभी जो बातें बड़े लोगों को पता होती थी, वे छोटे लोगों को नहीं पता होती थी। यही छोटे लोगों का दुख था। विज्ञान के शिक्षक ने इसे सूचना विषमता कहा, जो वास्तविक शक्तियों, लाभों और लोगों के अधिकारों के बीच विषमता को दर्शाती थी। ऐसा कहा जाता है कि प्रलय से पहले इंटरनेट नाम का एक चमत्कारी साधन मौजूद था। ये लोगों को करोड़ों मील दूर भी एक दूसरे से जुड़े रहने में मदद करता था। हर कोई अपनी खबरें दूसरों के साथ साझा कर सकता था। इंटरनेट पूरे महाद्वीप में सभी को जोड़ सकता था। लोग इंटरनेट से आसानी से बड़ी मात्रा में ज्ञान प्राप्त कर सकते थे और पूरे महाद्वीप में, यहाँ तक कि सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में भी क्या हो रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते थे। यह मानवता का पहला प्रयास था जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी नामक जादू का उपयोग करके एक ऐसा सूचना साझाकरण मंच बनाया गया जो समस्त मानव जाति को समाहित करता था। इस मंच का सबसे बड़ा लाभ यह था कि विभिन्न सामाजिक स्तर के लोगों के बीच ज्ञान के भिन्न भिन्न होने के कारण लाभ और वास्तविक शक्ति के बीच सूचना विषमता कम हो गई, जिससे सामाजिक समानता में काफी वृद्धि हुई। आम लोगों को यह इंटरनेट बहुत पसंद आया और उन्होंने इसके विकास के लिए हर संभव प्रयास किया। हालांकि कुछ प्रभावशाली लोग जो सूचना विषमता का लाभ उठाकर अपनी सत्ता और स्वार्थों को बनाए रखना चाहते थे, उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास किया। ये लड़ाई तब तक समाप्त नहीं हुई जब तक कि प्रलय और ईश्वर के तारे का आगमन नहीं हुआ, जिसने अद्भुत इंटरनेट को मनुष्यों से हमेशा के लिए छीन लिया और उन्हें सूचना की अत्यधिक विषमता के युग में वापस भेज दिया। ऑपरेशन के बाद झांग टाई 2 दिनों तक घर पर रहे। इस दौरान उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के साथ शांतिपूर्वक समय बिताया और स्वास्थ्य लाभ किया। अगर कोई अत्यावश्यक काम न हो तो इन दिनों वह घर से बाहर जाने का इरादा नहीं रखता था। घर का हर पल उसके लिए कीमती था। हालांकि खतना के तीसरे दिन सुबह सुबह एक छोटा लड़का झांग टाई के घर एक पत्र लेकर आया। उसे पढ़कर झांग टाई को अनौपचारिक कपड़े पहनने पड़े और फिर से बाहर जाना पड़ा।
ये डोंडर ही था जिसने पत्र लिखा था, जिसमें उसने झांग टाई से अनुरोध किया था कि वह आज किसी भी हालत में किराने की दुकान पर आए। पत्र की लिखावट बहुत जानी पहचानी थी। उसमें एक ऐसा गुप्त चिन्ह भी था जिसे ढूंढना बहुत मुश्किल था और जिसे डोंडर ने उसे पत्र की सच्चाई या झूठ की पहचान करने के लिए सिखाया था। छोटे लड़के ने कहा कि किराने की दुकान के मालिक ने उसे पत्र यहां पहुंचाने के लिए एक चांदी का सिक्का दिया था। झांग टाई को उस छोटे लड़के की बातों पर कोई शक नहीं था, लेकिन उसे यह जानने की उत्सुकता जरूर हुई कि डोंडर इतना उदार कब हो गया। एक चांदी का सिक्का, अगर यह सामान्य दिन होता तो वह कंजूस आदमी 10 तांबे के सिक्के भी नहीं देता। अपने परिवार वालों को बताने के बाद झांग टाई बाहर निकल गया। उसने कुछ तांबे के सिक्के खर्च करके एक ट्रॉली बस ली और 20 मिनट से भी कम समय में डोंडर की किराने की दुकान पर पहुंच गया। आज किराने की दुकान नहीं खुली थी, केवल एक दरवाजा आधा खुला हुआ था, मानो झांग टाई का इंतजार कर रहा हो। वह अंदर गया और उसने देखा कि डोंडर काउंटर पर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ गिन रही थी। एक पल रुकिए, मैं जल्द ही मुक्त हो जाऊंगा, डोंडर ने झांग टाई को अंदर आते देख सिर घुमाकर कहा। फिर वह दुकान में सामान गिनने लगा। झांग टाई डोंडर के साथ काम करने वाले व्यक्ति को जानता था। वह फेर्स था, जो बंदर की तरह दुबला पतला था और रेलवे स्टेशन के पास वाले बाजार के नजदीक एक और बड़ी किराने की दुकान का मालिक था। पिछले 2 सालों में डोंडर की किराने की दुकान की जगह को देखते हुए उसने कई बार उसे खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन डोंडर कभी राजी नहीं हुआ था। लेकिन मौजूदा हालात को देखकर लगता है कि डोंडर ने इस बार अपनी किराने की दुकान उसे बेच दी होगी। किसी कारणवश झांग टाई को लगा कि डोंडर का व्यक्तित्व पहले से बिल्कुल अलग हो गया है। इसके बाद झांग टाई ने 10 मिनट से अधिक समय तक शांतिपूर्वक इंतजार किया, जब तक कि दोनों दुकानदारों ने सामान की गिनती पूरी नहीं कर ली। इसके बाद फेर्स ने संतुष्टिपूर्वक अपनी खाता बही को ढक दिया और हिचकिचाते हुए कहा, श्रीमान डोंडर, आपकी खाता बही में दर्ज रिकॉर्ड आपकी किराने की दुकान में मौजूद वस्तुओं से बिल्कुल मेल खाते हैं। आप जानते हैं, ब्लैकहॉट शहर की अर्थव्यवस्था मंदी से जूझ रही है और कई दुकानें बंद हो चुकी हैं, जिससे कई अमीर लोग भी शहर छोड़कर चले गए हैं। इसलिए हो सकता है कि मैं आपको पहले जितना पैसा न दे पाऊं। तुम्हारा दाम क्या है? डोंडर ने शांत भाव से पूछा। पिछली कीमत का 60%, साथ ही आपकी दुकान और अंदर का सामान, कुल मिलाकर 300 सोने के सिक्के, कैसा रहेगा? डोंडर के चेहरे के भाव को देखकर फेर्स की आंखों में धूर्तता की एक झलक दिखाई दी। ये कीमत सुनकर डोंडर चुप ही रहा, जबकि झांग टाई लगभग उछल पड़ा। भले ही ब्लैकहॉट शहर में संकट आया था, लेकिन इस किराने की दुकान के कारोबार पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा था। इसके विपरीत पिछले 3 महीनों में इसका कारोबार और भी बेहतर हो गया। रेलवे स्टेशन के पास लोगों की भारी आवाजाही के कारण ये जगह पहले से भी ज्यादा गुलजार हो गई थी। भले ही ब्लैकहॉट सिटी की संपत्तियों का मूल्य थोड़ा कम हो गया था, लेकिन इस दुकान में मिलने वाली चीजों की कीमत अपने आप में ही बहुत ज्यादा थी। उदाहरण के लिए वह शक्तिशाली चूहे मारने की दवा और वे क्रिस्टल। 300 सोने के सिक्के तो वाकई बहुत कम थे। डोंडर ने अपना मुंह खोला। 400 सोने के सिक्के। किसी कारणवश डोंडर, जो आमतौर पर हमेशा शिकायत करता रहता था, ने केवल अपना उदाहरण ही बताया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फेर्स ने 10 सेकंड से भी अधिक समय तक डोंडर के चेहरे को शांत भाव से देखने की पूरी कोशिश की, मानो वह उसके अंदर कुछ भेदना चाहता हो। अंत में उसने मोलभाव करना भी छोड़ दिया, बस सिर हिलाकर सहमति दे दी। ठीक है, 400 सोने के सिक्के। उसके बाद फेर्स ने नोटरी को बुलाया, जो लेन देन का दस्तावेज लेकर आया था। फिर डोंडर ने दुकान का प्रमाण पत्र निकाला, जबकि फेर्स ने 400 सोने के सिक्के, नोटरी शुल्क और अन्य कर निकाले। कुछ ही देर में उन्होंने लेन देन पूरा कर लिया। मुझे एक ऐसे लड़के की जरूरत है जो इस जगह को जानता हो। पहले साल मैं तुम्हें हर महीने 35 चांदी के सिक्के दूंगा, दूसरे साल तुम्हें व्यापार बोनस मिलेगा। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मैं तुम्हें मैनेजर बना दूंगा। क्या तुम आकर मेरी मदद करना चाहोगे? झांग टाई की उम्मीदों के विपरीत सौदे के बाद फेर्स ने उसे अपने लिए यहाँ काम जारी रखने के लिए नियुक्त करने के बारे में सोचा। धन्यवाद, मुझे दूसरी नौकरी मिल गई है, झांग टाई ने विनम्रता से मना कर दिया। फेर्स ने झांग टाई को देखते हुए दया का भाव महसूस किया। कोई बात नहीं, अगर तुम यहाँ काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हारा हमेशा स्वागत करूंगा। ऐसे लड़के को संभालना वाकई मुश्किल है जो अपने काम में माहिर हो। तो चलिए, डोंडर ने अपना पर्स रखने के बाद झांग टाई से कहा। फिर वे किराने की दुकान से निकल गए। आज डोंडर कुछ अजीब लग रहा था। झांग टाई को पूरे समय कुछ कहने का मन कर रहा था, लेकिन वह बोल ही नहीं पा रहा था। हालांकि डोंडर द्वारा उसकी किराने की दुकान बेचने का उससे कोई लेना देना नहीं था, फिर भी इसका कारण न जानने से झांग टाई को संतुष्टि नहीं मिली। डोंडर के साथ लगभग 50 मीटर चलने के बाद झांग टाई आखिरकार और बर्दाश्त नहीं कर सका। आपने किराने की दुकान क्यों बेच दी? डोंडर ने अपना सिर घुमाया और झांग टाई को गौर से देखा। फिर उसने अपना सिर हिलाया। मुझे लगा था कि तुम इसे थोड़ी देर और संभाल सकते हो, लेकिन लगता है कि तुम अभी भी उतने स्थिर नहीं हो। हरामखोर, झांग टाई ने मन ही मन गाली दी। हालांकि चूंकि वह पहले ही सवाल पूछ चुका था, इसलिए उसे अब और दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए उसने तुरंत बहस करते हुए कहा, क्या आपका मतलब यह है कि मैंने उस खाने से आपको दिवालिया कर दिया है? अगर यह सच है तो मुझे बहुत खेद है। क्या तुम मुझे 10 से ज्यादा सोने के सिक्कों के एक भोजन से दिवालिया कर सकते हो? डोंडर ने झांग टाई पर तिरस्कार भरी नजर डाली। कल का तुम्हारा खर्च तो सामान्य था, तुम तो ब्लैकहॉट शहर के दूरदराज इलाके के देहाती हो। मैं तो ऐसी जगह भी गया हूं जहां एक गिलास पानी 100 सोने के सिक्कों का मिलता है। एक गिलास पानी के लिए 100 सोने के सिक्के। डोंडर की शेखी बघारते हुए झांग टाई के होंठ फड़कने लगे। इस दुनिया में ऐसी जगह कभी नहीं रही। 100 सिक्के तो मेरे पिताजी की 89 साल की तनख्वाह के बराबर है। झांग टाई के चेहरे पर स्पष्ट अविश्वास के भाव थे। डोंडर चुपचाप झांग टाई से आगे चलता रहा। 10 मिनट बाद उसने झांग टाई को ब्लैकहॉट शहर के पूर्व में स्थित एवेन्यू मोनेट पर 200 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैली एक 6 मंजिला अपार्टमेंट इमारत के सामने पहुंचाया। इस इमारत के बारे में क्या ख्याल है? डोंडर ने झांग टाई से पूछा। बुरा नहीं है, झांग टाई ने सहजता से जवाब दिया। तो अब से ये तुम्हारा है, डोंडर ने भी सहज भाव से कहा। झांग टाई अचंभित होकर देखता रहा।
ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल नोबेली हिंदी ऑडियो। नोबेल 168 बदसूरत पत्थर अध्याय 168 बदसूरत पत्थर अनुवादक। नोबेली पूरे अपार्टमेंट की बाहरी दीवार गहरे लाल रंग की ईंटों और भूरे पत्थरों से बनी थी, जो देखने में बेहद आकर्षक और साफ सुथरी लग रही थी। हर मंजिल की बालकनी में सुनहरे रंग की खिड़की की चौखट थी। चौखट की रेलिंग पर कई गमले वाले पौधे रखे थे। अपार्टमेंट बिल्डिंग का गेट एवेन्यू मोनेट की ओर था। गेट से बाहर निकलते ही फुटपाथ तक पहुंचने के लिए 10 से अधिक सीढ़ियां उतरनी पड़ती थी। सीढ़ियों के दोनों ओर एवेन्यू के पास स्थित पहली मंजिल के अपार्टमेंट का एक हिस्सा दिखाई देता था। इसके अलावा लाल मेपल और चीनी गुलाबों से भरे 2 क्यारियां भी थीं। अपार्टमेंट का गहरे काले रंग का लोहे का गेट देखने में काफी मजबूत और नाजुक लग रहा था। पीतल का हैंडल एकदम साफ था। कुल मिलाकर इस अपार्टमेंट बिल्डिंग की हर चीज ब्लैक हॉट सिटी में रहने वाले एक प्रतिष्ठित, उच्च शिक्षा प्राप्त और अच्छी आमदनी वाले व्यक्ति के अनुरूप थी। साफ सुथरा, स्वच्छ, सुरुचिपूर्ण, आसपास का वातावरण न तो गंदा और अव्यवस्थित था और न ही चकाचौंध भरा। झांग टाई के मन में यह विचार था कि थोक वस्तु विनिमय केंद्रों में व्यापारिक सौदों के लिए ग्राहकों को लुभाने वाले व्यापारी, उसका खतना करने वाले डॉक्टर, स्कूल में जेरोम और कैप्टन केरलिन जैसे शिक्षक, ब्लैक हॉट सिटी में छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले सभ्य व्यवसाय और आज उससे मिला वह नोटरी, सभी को ऐसे ही अपार्टमेंट में रहना चाहिए। ब्लैक हॉट सिटी में इस तरह की कई अपार्टमेंट इमारतें थीं, ऊंची और नीची। किराएदारों को ये इमारतें बहुत पसंद आती थीं। वह कमीना हिस्टा भी एक दिन ऐसा ही अपार्टमेंट पाने का सपना देखता था ताकि वह हर महीने किराया वसूल सके। उस पैसे से वह हर दिन औरतों के साथ मौज मस्ती कर सके। झांग टाई को अचंभित देखकर डोंडर ने कहा, क्या इतने छोटे से अपार्टमेंट में रहने से तुम्हें मूर्ख समझे जाने का डर है? झांग टाई ने अविश्वास भरी निगाहों से डोंडर को देखा। क्या तुम मजाक कर रही हो? क्या तुमने कुछ गलत खा लिया है? मुझे आज ही पता चल गया था कि तुम ठीक नहीं हो। मैं जांच करवाता हूं कि कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है। ये कहते हुए झांग टाई ने डोंडर के माथे को छूने का नाटक किया, लेकिन डोंडर ने पाक की आवाज निकालते हुए उसका हाथ झटक दिया। फिर डोंडर ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, कमीने, जैसा कि मैंने कहा है, तुम सचमुच गंवार हो। जब मैंने कुछ साल पहले यह अपार्टमेंट खरीदा था तब इसकी कीमत मुझे कुछ हजार सोने के सिक्कों में ही पड़ी थी। अब तो यह और भी सस्ता है। कोई इससे कुछ खाने का खर्चा निकाल लेगा। ये कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह कोई बड़ी बात है? जब डोंडर ने झांग टाई का मजाक उड़ाया तो वह डूम 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 की आवाज करते हुए अपार्टमेंट बिल्डिंग की सीढ़ियों पर चढ़ गया। एक चाबी निकालकर उसने उसे ताले में डाला और 2 बार घुमाकर दरवाजा खोल दिया। अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। अपना सिर खुजाते हुए झांग टाई डोंडर के पीछे पीछे अंदर चला गया। गेट के पीछे एक मोटा सा डोरमैट था। अपार्टमेंट में साफ सुथरा ग्रे रंग का लकड़ी का फर्श बिछा हुआ था। अंदर प्रवेश करते ही झांग टाई ने अपना सिर ऊपर उठाया और उसकी नजर त्रिकोणीय आकार की खूबसूरत कांच की छत पर पड़ी, जहां से कमरे में पर्याप्त धूप आ रही थी। अंदर बनी घुमावदार सीढ़ियां सीधे छत तक जाती थी। दूसरी मंजिल से ऊपर की हर मंजिल पर 2 अपार्टमेंट थे जो एक दूसरे के आमने सामने थे और उनके बीच एक गलियारा था। डोंडर ऊपर नहीं गया, बल्कि सीढ़ियों के बाईं ओर लगे कुछ लंबे हरे पौधों के पास से गुजरा और फिर एक घर का दरवाजा खोला। जैसे ही झांग टाई अंदर दाखिल हुआ, डोंडर ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। ये पहली मंजिल पर स्थित एक आवास था। कमरे के अंदर सोफा और अन्य कई चीजें अच्छी तरह से व्यवस्थित थी। सभी फर्नीचर से लकड़ी की ताजी खुशबू आ रही थी। झांग टाई कुछ देर और ध्यान से इन दृश्यों का आनंद ले पाते, इससे पहले ही डोंडर उन्हें एक गलियारे से गुजरते हुए एक शांत अध्ययन कक्ष में ले गए। जैसे ही डोंडर ने एक छिपे हुए बटन को दबाया, किताबों की अलमारी खिसक गई और उसके पीछे का दरवाजा दिखाई दिया। इस दरवाजे को खोलने पर झांग टाई ने पत्थर की सीढ़ियां देखी जो तहखाने की ओर जाती थी। सीढ़ियों की दीवारों पर 10,000 साल पुराने महंगे फ्लोराइट लैंप लटके हुए थे, जिससे पूरा तहखाना हल्का हरा दिखाई देता था। यहां प्रवेश करने के बाद तहखाने का दरवाजा बंद करना न भूलें। अंदर से ऐसा करने पर बाहर रखी किताबों की अलमारी अपने आप वापस अपनी जगह पर आ जाएगी और सभी सुरक्षा सेटिंग्स सक्रिय हो जाएंगी। अगर कोई बाहर से जबरदस्ती इसे तोड़ने की कोशिश भी करे तो उसे बहुत समय लग जाएगा। डोंडर ने आगे बढ़ते हुए पीछे मुड़कर समझाया। बैंग। दरवाजा बंद करने के बाद झांग टाई ने इस तहखाने के दरवाजे से एक भारी और उदास आवाज सुनी, जैसे कोई तिजोरी बंद हो रही हो। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि कमरे का मोटा दरवाजा स्टील का बना था, जिसकी सतह पर लकड़ी के पेंट की एक परत चढ़ी हुई थी। तहखाना बहुत बड़ा था, 100 वर्ग मीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ। देखने में ये किसी अस्थायी पागलखाने जैसा लग रहा था। वहां एक मेज, कई छोटे बड़े लॉकर और कुछ अन्य सामान थे। झांग टाई की उम्मीदों के विपरीत वहां अलग अलग आकार की कम से कम 4 अलमारियां और एक विशाल दर्पण था। डोंडर ने इतने सारे कपड़े यहाँ किस लिए रखे थे? क्या वह अकेले ही दर्पण के सामने उन्हें निहारने के लिए? डोंडर एक कुर्सी की ओर बढ़ा और झांग टाई को भी बैठने के लिए कहा। इस समय झांग टाई जिज्ञासा से पूरी तरह भर गया था। किराने की दुकान के उस निर्दयी मालिक ने आज जो कुछ भी किया वह रहस्य से भरा हुआ था। मुझे पता है कि अब आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, डोंडर ने झांग टाई को घूरते हुए कहा। निराशा से भरे हुए झांग टाई ने अपना सिर खुजाया। आज तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम अजनबी बन गए हो, क्योंकि मुझे जल्द ही ब्लैक हॉट सिटी छोड़ना होगा। मुझे यहाँ के मामलों को निपटाना होगा। तुम जाना चाहते हो? हैरान होकर झांग टाई ने डोंडर को घूर कर देखा। क्यों? तुम्हारे कारण। डोंडर ने झांग टाई को मुस्कुराते हुए देखा। पहले मुझे पता नहीं था कि मैं ब्लैक हॉट सिटी कब छोड़ पाऊंगी, लेकिन तुम्हारे कारण मैं जल्द ही ऐसा कर पाऊंगी। क्या तुम्हें पता है कि मैं 3 दशकों से घर नहीं गई हूँ? पहले मुझे लगता था कि मुझे घर जाने का मौका तभी मिलेगा जब मैं काफी बड़ी हो जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे कारण मैं कई दशक पहले ही ऐसा कर सकती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी आभारी हूँ, मेरी वजह से। झांग टाई और भी हैरान हो गया। क्या तुम अपनी आंखें चौड़ी करके अपनी नाक की ओर इशारा नहीं कर सकते? ये रूप बहुत ही देहाती है। डोंडर मुस्कुराया। क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझे क्या दिया था? क्या तुम उसका असली मूल्य जानते हो? ये किताब किसी की आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ा सकती है। ये बहुत कीमती होनी चाहिए। ये सिर्फ कीमती नहीं है। डोंडर ने सिर हिलाया।
तुम्हें वह बदसूरत पत्थर वाली कहानी याद है जो मैंने तुम्हें पहले सुनाई थी? यह एक बदसूरत पत्थर है। झांग टाई को बदसूरत पत्थर की कहानी आज भी साफ साफ याद थी। यह उन कहानियों में से एक थी जो डोंडर ने उसे सुनाई थी। एक समय की बात है, एक पहाड़ी गांव में एक पत्थर तराशने वाले को एक बदसूरत पत्थर मिला। वह पत्थर बहुत कठोर था, इसलिए तराशने वाले ने उसे पत्थर के निहाई के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसे वह बहुत उपयोगी लगा और उसने कई सालों तक उसका इस्तेमाल किया। एक दिन एक बड़ा लोहार गांव में आया और उसे भी वही पत्थर मिला। उसे लगा कि यह पत्थर लोहे का अयस्क हो सकता है, इसलिए उसने उसका एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया और उसे अपने साथ ले गया। घर लौटकर उसने उससे घोड़े की नाल बनाई और उसे दर्जनों तांबे के सिक्कों में बेच दिया। लोहार इससे बहुत संतुष्ट हुआ। लोहार के चले जाने के बाद एक और भी कुशल तलवारकार को लगा कि यह पत्थर एरोसाइडराइट हो सकता है, इसलिए उसने भी इसका एक टुकड़ा काट लिया और घर ले आया। फिर उसने उससे एक कीमती तेज तलवार बनाई और उसे सैकड़ों सोने के सिक्कों में बेच दिया। बाद में एक और भी महान घड़ीसाज ने एरोसाइडराइट को खोजा और उसका एक टुकड़ा काट लिया। उसने उसके अंदर मौजूद धातु का उपयोग करके एरोसाइडराइट श्रृंखला में कई जेब घड़ियां बनाई। अंततः उसने उन्हें हजारों सोने के सिक्कों में बेच दिया। घड़ीसाज के आने के बाद एक कुशल कारीगर को वह पत्थर का टुकड़ा मिला और उसने तुरंत उसका बचा हुआ हिस्सा ले लिया। बड़ी बारीकी से नक्काशी करने के बाद उसने उससे हजारों सोने के सिक्के प्राप्त किए। अंततः एक सम्राट ने उस पत्थर का महत्व पहचाना। पत्थर को दोबारा पिघलाने के बाद सम्राट ने उसके अंदर से धातु निकालकर उसे साम्राज्य की मुहर बना दिया, जिसकी कीमत करोड़ों सोने के सिक्कों के बराबर थी। इस कहानी से यह पता चलता है कि एक ही चीज का अलग अलग लोगों की नजर में अलग अलग महत्व हो सकता है। झांग टाई को यह बात समझ में आ गई, लेकिन साथ ही वह असमंजस में भी पड़ गया। जिस प्रकार मनुष्य अपनी मांसपेशियों का व्यायाम करते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक ऊर्जा का मुख्य रूप से ध्यान साधना के माध्यम से उपयोग होता है। आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने के लिए जिन चीजों का ध्यान साधना किया जाता है वे अत्यंत गुप्त ज्ञान है। इसके अतिरिक्त सभी ध्यान साधना एक गहन सचेतन क्रिया है, जिसके लिए उत्साह और अत्यंत उच्च आध्यात्मिक स्थिरता और दृढ़ता की आवश्यकता होती है, जो व्यक्ति की इच्छाशक्ति और सहनशक्ति की अत्यधिक आवश्यकता को दर्शाती है। इससे पहले मैंने कभी किसी को 12 साल की उम्र से पहले आध्यात्मिक ऊर्जा का अभ्यास करते नहीं देखा। न ही मैंने किसी ऐसी साधना विधि के बारे में सुना है जो बच्चों और युवाओं की आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ा सके। हालांकि अबेकस द्वारा मानसिक अंकगणित सरल लगता है, लेकिन ये किसी व्यक्ति को 6 साल की उम्र से या यहाँ तक कि 5 साल की उम्र से भी आध्यात्मिक ऊर्जा का अभ्यास शुरू करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा इसकी मूलभूत आवश्यकता बहुत कम है, जिससे ये लगभग सभी के लिए सुलभ है। यद्यपि अबेकस द्वारा मानसिक अंकगणित का प्रभाव कमजोर है, फिर भी कल्पनाओं और आध्यात्मिक ऊर्जा में सुधार के माध्यम से लोग उच्चतर आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता वाले आगे के अभ्यासों के लिए एक ठोस आधार तैयार कर सकते हैं। यही अबेकस द्वारा मानसिक अंकगणित का वास्तविक मूल्य है, एक ऐसी विधि जिसे बहुत कम उम्र में भी आध्यात्मिक ऊर्जा में सुधार के लिए सीखा जा सकता है। साथ ही यह आध्यात्मिक ऊर्जा में सुधार के लिए एक प्रारंभिक पाठ्यपुस्तक भी है। क्या अब आप इसका महत्व समझते हैं? ऐसा लगता है कि बचपन से ही अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना वाकई काफी उपयोगी है। झांग टाई मुस्कुराया। थोड़ा उपयोगी? डोंडर ने झांग टाई को हैरानी से देखा। उसकी आवाज ऊंची थी जैसे किसी ने उसका अपमान किया हो। वैसे ही क्रोधित होकर वह कुर्सी से उछल पड़ा और उसने गुस्से में झांग टाई के माथे पर उंगली से एक जोरदार झटका दिया। बेवकूफ, क्या तुम बिल्कुल मूर्ख हो? तुम्हारे जैसे मूर्खों के लिए तो ये थोड़ा उपयोगी है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर 10 मिलियन, 100 मिलियन, 0.1 बिलियन या कई बिलियन, यहाँ तक कि दसियों बिलियन चीनी लोग इसे सीख ले तो इसका क्या असर होगा? यह उन अनेक लोगों की मदद कर सकता है जिनकी आध्यात्मिक ऊर्जा में अब और वृद्धि नहीं हो पा रही है, ताकि वे आसानी से इसका अभ्यास कर सके और स्वयं को बेहतर बना सके तथा अपनी साधना में आने वाली बाधाओं को दूर कर सके। यह अनेक चीनी युवाओं को अच्छी आध्यात्मिक ऊर्जा की ठोस नींव रखने में सक्षम बना सकता है, जो उनके भविष्य के विकास में बहुत सहायक होगी। क्या तुम्हें पता है कि भविष्य में चीनियों के बीच कितने प्रतिभाशाली और शक्तिशाली पुरुष देखने को मिलेंगे? बेवकूफ। डोंडर ने हौंकते हुए बैठने से पहले एक बार फिर झांग टाई के माथे पर उंगली मारी। ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो। नोबेल 169 पवित्र युद्ध के बारे में समाचार। अध्याय 169 पवित्र युद्ध से संबंधित समाचार। अनुवादक नोबेल ही। डोंडर को इतना उत्साहित देखकर झांग टाई दंग रह गया, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उस नीच आदमी के मुंह से इतने नेक शब्द निकल सकते हैं। उसे और भी आश्चर्य इस बात से हुआ कि सड़क किनारे की दुकान से खरीदी गई किताब इतनी बड़ी भूमिका निभा सकती है। आज जो कुछ भी हुआ था उससे झांग टाई पूरी तरह से असमंजस में पड़ गया था। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और डोंडर की बातों से उसे कई उपयोगी जानकारियां मिली। पहले आध्यात्मिक ऊर्जा का संवर्धन मुख्य रूप से कल्पनाओं पर आधारित था। हालांकि अबेकस द्वारा मानसिक अंकगणित के रहस्य की खोज से पहले ऐसा प्रतीत होता था कि आध्यात्मिक ऊर्जा को विकसित करने के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकांश विधियां बहुत जटिल और निपुणता प्राप्त करने में कठिन थी। यह विशेष रूप से युवा लोगों और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए एक कठिन चुनौती थी, क्योंकि उनका स्वभाव स्थिर नहीं होता था। दूसरे, ब्लैकहॉट सिटी में एक किराने की दुकान के आम मालिक के लिए चीनी लोगों के अस्तित्व और विकास की चिंता करना उसका काम नहीं था। उनका उत्थान और पतन उसके दैनिक जीवन से लाखों मील दूर था। क्या मेरे द्वारा आपको किताब देना इतना मायने रखता है? झांग टाई ने पूछा। डोंडर के स्पष्टीकरण की बात करें तो अगर ब्लैकहॉट सिटी या नॉर्मन साम्राज्य में किसी ने भी इसे सुना होता तो वह व्यक्ति 2 दिनों से भी कम समय में लापता लोगों की सूची में शामिल हो जाता और उसका कोई सुराग नहीं बचता। वह करोड़ों, यहाँ तक कि अरबों चीनी लोगों का हवाला देकर इतनी बड़ा चढ़ाकर बातें कैसे कर सकता था? अरे यार, बिल्कुल मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पीछे की संस्था कर सकती है। डोंडर ने शांत भाव से जवाब दिया। क्या संगठन आपकी पीठ पीछे काम कर रहा है? झांग टाई हैरान रह गया। उसे आखिरकार समझ आ गया कि हर किसी के अपने रहस्य होते हैं, जिनमें वह खुद और यहाँ तक कि वह दुष्ट आदमी डोंडर भी शामिल है। बिल्कुल, डोंडर ने गर्व से जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, मानो सम्मान का भाव हो, जो झांग टाई ने पहले कभी नहीं देखा था।
मेरी संस्था में मेरा पद बहुत मामूली है और ब्लैक हॉट सिटी में मैं सिर्फ अपनी संस्था की एक आंख और कान हूँ। क्या आप समझते हैं? झांग टाई को आखिरकार समझ आ गया कि डोंडर उसके संगठन का एक जासूस था जो ब्लैक हॉट सिटी में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार था। आपका संगठन नॉर्मन साम्राज्य की तुलना में कैसा है? झांग टाई ने जिज्ञासावश पूछा। क्या आपने दीवार पर लटके हुए 10,000 साल पुराने फ्लोराइड के लैंप देखे हैं? झांग टाई ने सिर हिलाया। अगर नॉर्मन साम्राज्य एक 10,000 साल पुराना फ्लोराइड लैंप होता तो मेरा संगठन आकाश में चमकता हुआ सूरज होता। डोंडर ने गंभीरता से कहा। झांग टाई एक बार फिर चौंक गया। इसमें कोई शक नहीं, अगर भविष्य में हमारी मुलाकात हुई तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने आपको धोखा नहीं दिया है। अबेकस द्वारा मानसिक अंकगणित की बदौलत मैंने अपने संगठन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। परिणाम स्वरूप मेरे संगठन ने मुझे पूर्वी महाद्वीप वापस भेज दिया है। ब्लैक हॉट सिटी में मेरा मिशन समय से पहले पूरा हो चुका है और आखिरकार मुझे घर वापस जाने का मौका मिल गया है। क्या आपका संगठन ब्लैक्स इन ह्यूमन क्लैन कॉरिडोर में नहीं है? डोंडर मुस्कुराया। ब्लैक्स इन ह्यूमन क्लैन कॉरिडोर एक हिब्रू शब्द है। चीनियों में इसे वाई प्रायद्वीप या वाई उपमहाद्वीप कहा जाता है। ये पूरे कुनांग महाद्वीप का एक छोटा सा हिस्सा है, एक असभ्य क्षेत्र जो दुनिया की धुरी से बहुत दूर है और उसके चारों ओर घूमता है। क्या आप जानते हैं कि चीनियों के लिए असभ्य क्षेत्र क्या होता है? आपको यह समझना चाहिए कि एक विशाल ड्रैगन उथले तालाब में पानी से नहीं खेलेगा। और मैं, जो सिर्फ भूख से मरने से बचने का सपना देख रहा हूं, मुझे यहां सिर्फ मौसम बदलते देखने के लिए भेजा गया है। झांग टाई ने डोंडर को घूर कर देखा। उसे डोंडर द्वारा असभ्यतापूर्ण कही गई बातों पर असहजता महसूस हो रही थी। आप जैसे चीनी लोगों के लिए, जिन्हें लंबे समय से एक असभ्य क्षेत्र में भेजा गया है, यदि आप जीवित रहते हुए पूर्व की तीर्थ यात्रा पर नहीं जाते हैं या उस स्थान का दौरा नहीं करते हैं जहां सबसे अधिक चीनी लोग एकत्रित होते हैं, यदि आप उस क्षेत्र में जाकर नहीं देखते हैं जहां आपकी वंश परंपरा की जड़ें हैं, ताकि आप चीनी वंश के उस सम्मान और वैभव का अनुभव कर सके जिसका स्वाद आपने पहले कभी नहीं चखा है, तो आपका जीवन व्यर्थ ही व्यतीत होगा। डोंडर की बातों ने झांग टाई को उस अज्ञात गौरव की लालसा जगा दी। उसने पूछा, क्या तुम पूर्वी महाद्वीप के लिए यहाँ से जा रहे हो? हाँ, आज रात मैं ब्लैक हॉट सिटी से ट्रेन से कालूर के लिए रवाना होऊंगा। कालूर पहुंचने पर मुझे वहां से लेने कोई आ जाएगा। फिर मैं एयरशिप लूंगा। यात्रा के दौरान मैं कई स्टेशनों को अन्य वाहनों से पार करूंगा। अगर मैं बीच में कहीं नहीं फंसा तो 1.5 महीने में पूर्वी महाद्वीप देख लूंगा। झांग टाई का चेहरा थोड़ा उतर गया। क्या मैं तुमसे दोबारा मिल पाऊंगा? डोंडर उसके लिए लगभग गुरु समान था और यह जानकर कि वह जल्द ही जाने वाला है, झांग टाई को उससे विदा लेने में थोड़ी हिचकिचाहट हुई। पल भर में उस व्यक्ति के साथ बिताई हर याद झांग टाई के मन में कौंध गई। सहज ही उसे रोने का मन हुआ। आज मैं तुमसे सबसे जरूरी बात यही करना चाहता हूँ। डोंडर गंभीर मुद्रा में था। आज मैंने तुम्हें जो बताया है उसे याद रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपने परिवार के साथ 2 साल के भीतर ब्लैक हॉट सिटी छोड़ना होगा, हालांकि जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। तुम्हें सबसे पहले वाई प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में चीनी जनजातियों के बीच बसना होगा। इसके बाद आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों को पूर्वी महाद्वीप में ले जाने का अवसर तलाशना चाहिए। पूरी दुनिया में भारी अराजकता फैलने वाली है। करोड़ों जिंदगियां जल्द ही राख में तब्दील हो जाएंगी। वाई प्रायद्वीप कोई स्थायी क्षेत्र नहीं है। अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की जान बचाने के लिए आपको जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहिए। क्यों? झांग टाई का दिल जोर से धड़क रहा था, क्योंकि मनुष्यों और राक्षसों के बीच पवित्र युद्ध जल्द ही शुरू होगा। डोंडर ने उदास स्वर में कहा, एक पवित्र युद्ध? झांग टाई चौंक गया। डोंडर क्या कह रहा था, ये समझने के तुरंत बाद उसका चेहरा तुरंत फड़क उठा। पवित्र युद्ध? इस वाक्यांश ने सबको चौंका दिया। झांग टाई ने पवित्र युद्धों के इतिहास और प्रासंगिक ज्ञान को देखते हुए उन 2 पिछले पवित्र युद्धों का वर्णन करने के लिए केवल एक ही शब्द का प्रयोग किया जा सकता था, विनाश। भयानक राक्षस टिड्डियों की तरह पाताल लोक से निकल आए और पल भर में एक एक करके मानव नगरों और राष्ट्रों पर टूट पड़े। जिन स्थानों से राक्षस गुजरते वे खून से लथपथ लाशों के पहाड़ और समुद्र बन जाते, कोई भी जीवित नहीं बचता। पहला पवित्र युद्ध लगभग 600 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। उस समय मानव जाति, जो अभी अभी थोड़ी बहुत उभर ही रही थी, राक्षसों द्वारा लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दी गई थी। विद्यालय में पहले पवित्र युद्ध का परिचय देते समय विज्ञान शिक्षक ने केवल कुछ ही बातें बताई। मानव हताहतों की संख्या 27 अरब थी और 600 से अधिक मानव राष्ट्र और क्षेत्र राक्षसों द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। पहला पवित्र युद्ध लगभग 70 वर्षों तक चला, जो 3 पीढ़ियों तक फैला हुआ था। इस पवित्र युद्ध के बाद मनुष्यों की कुल संख्या केवल 10 अरब से थोड़ी अधिक रह गई थी, जिसका अर्थ है कि पहले पवित्र युद्ध में 2/3 लोग मारे गए थे। दूसरा युद्ध लगभग 300 वर्ष पूर्व शुरू हुआ, जिसे 100 वर्षों का पवित्र युद्ध भी कहा जाता है। यह 110 वर्षों से अधिक समय तक चला। इस पवित्र युद्ध में 48 अरब मानव मारे गए। 1000 से अधिक मानव राष्ट्र और क्षेत्र राक्षसों द्वारा नष्ट कर दिए गए। पहले पवित्र युद्ध की तुलना में दूसरा युद्ध कहीं अधिक भयावह था, क्योंकि कई मानव जातियां राक्षसों द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दी गईं। अनगिनत मानव परिवार बिखर गए। मानव जाति और राक्षसों के बीच होने वाला प्रत्येक पवित्र युद्ध पूरी मानव जाति के लिए एक विनाशकारी घटना होगी। जब आदरणीय विज्ञान शिक्षक पिछले 2 पवित्र युद्धों के बारे में बता रहे थे, तो कक्षा में कई बार उनकी आवाज अटक गई। अन्य सभी प्रकार के युद्धों की तुलना में 2 जातियों के बीच हुए पवित्र युद्धों में लोगों को अपनी जान बचानी पड़ती थी। राक्षसों के लिए मानव जाति उनका सबसे स्वादिष्ट भोजन था, जिसका ताजा खून, मांस और दिमाग सभी राक्षसों का पसंदीदा भोजन था। प्रत्येक पवित्र युद्ध के बाद इतिहासकारों और युद्ध संवाददाताओं द्वारा राक्षसों के कब्जे वाले किसी भी स्थान के बारे में ली गई प्रत्येक काली सफेद तस्वीर जीवित बचे लोगों के लिए एक जीवंत नरक के समान थी। झांग टाई ने एक बार विज्ञान शिक्षक द्वारा कक्षा में लाई गई काली सफेद तस्वीरें देखी। उनमें दिखाए गए क्रूर दृश्यों ने झांग टाई और उसकी कक्षा के सभी जानवरों को बीमार कर दिया। उन सभी की दोपहर के भोजन के लिए भूख खत्म हो गई थी। पवित्र युद्ध प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बुरे सपने जैसा था, जो 100 वर्षों से अधिक समय तक चला। पिछले 2 पवित्र युद्धों के अनुसार तीसरा पवित्र युद्ध संभवतः पहले वाले युद्धों से भी अधिक दुखद होगा। यह अधिक समय तक चलेगा और इसमें कई और क्षेत्र शामिल होंगे।
परिणामस्वरूप इस तीसरे लंबे समय तक चलने वाले पवित्र युद्ध में अधिक लोगों की मृत्यु होगी। पूर्व की ओर जाओ। सबसे शक्तिशाली चीनी कबीले में ही मानव जाति की आशा टिकी है। भले ही कुनांग महाद्वीप के सभी मनुष्य इस पवित्र युद्ध में मारे जाएं, पूर्वी महाद्वीप बचे हुए कुछ लोगों का सहारा बन सकता है। डोंडर ने कहा। ब्लैक हॉट सिटी छोड़ने से पहले डोंडर के साथ हुई बातचीत ने झांग टाई के दिमाग में कई पहेलियों को सुलझा दिया। उसे अचानक समझ में आ गया कि पिछले 2 महीनों में ब्लैक हॉट सिटी में इतनी सारी घटनाएं क्यों हुई, अंडमान गठबंधन रातों रात क्यों नष्ट हो गया, बाजार में अनाज की कीमतें महीनों पहले से क्यों बढ़ने लगी थी और जेरोम ने अराजकता की दुनिया के आने की बात क्यों कही थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्लैक्स इन ह्यूमन क्लैन कॉरिडोर के इतिहास को लिखने का अधिकार रखने वाले विशेषाधिकार प्राप्त प्रभावशाली व्यक्तियों ने आगामी पवित्र युद्ध की तैयारियों में तेजी ला दी थी। पवित्र युद्ध के आगमन से पहले कथित सम्राट और चांसलर उन गिलहरियों से अलग नहीं थे जो सर्दियों के लिए बचत करने में व्यस्त थी। मनुष्य और दानवों के बीच तीसरा पवित्र युद्ध शुरू होने में कितना समय बचा था? डोंडर के अनुमान के अनुसार इसके शुरू होने में कम से कम 5 या ज्यादा से ज्यादा 20 साल लगेंगे। लेकिन इसके शुरू होने से पहले का ये छोटा सा समय प्रमुख हस्तियों को मानव जाति के जीवन से संबंधित तैयारी और लामबंदी करने के लिए था। डोंडर ने झांग टाई को बताया कि महाद्वीपों के कई राष्ट्रों और परिवारों ने मनुष्य और राक्षसों के बीच तीसरे पवित्र युद्ध के लिए 100 वर्षों से अधिक समय से तैयारी कर रखी है। हालांकि उनकी तैयारी कितनी भी अच्छी क्यों न हो, जब तीसरा पवित्र युद्ध वास्तव में शुरू होगा तो सारी तैयारियां शायद पर्याप्त न हो। भयानक राक्षसों के आगमन से पहले किसी को नहीं पता था कि उनके द्वारा निर्मित इस्पात और लोहे के किले कागज के टुकड़े जितने कमजोर होंगे जिन्हें राक्षस आसानी से तोड़ देंगे। किसी को भी यह कहने का साहस नहीं था कि उनके द्वारा तैयार की गई रणनीतिक सामग्रियां उन्हें इस पवित्र युद्ध के अंत तक टिके रहने में मदद करेगी। जाने से पहले डोंडर ने झांग टाई को निम्नलिखित चीजें दी। इस अपार्टमेंट बिल्डिंग का अचल संपत्ति हस्तांतरण प्रमाण पत्र, इसकी चाबियों का एक गुच्छा, घर की संपत्ति के कई दस्तावेज, 400 सोने के सिक्के और कई छोटे छेदों वाला एक अजीब राल का कार्ड। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने झांग टाई से कहा कि अगर वह पूर्वी महाद्वीप पहुंच जाए तो वह इस कार्ड की मदद से उसे जरूर ढूंढ लेगा। इन चीजों के अलावा डोंडर ने झांग टाई को क्रॉस ड्रेसिंग पर एक किताब भी दी। इस तहखाने में सब कुछ क्रॉस ड्रेसिंग के लिए था, जिसमें तरह तरह के सामान, सामग्रियां और कपड़े शामिल थे। तहखाने में एक गुप्त सुरंग भी थी जो एक भूमिगत बार के स्थायी किराए के कमरे तक जाती थी। वह भूमिगत बार 24 घंटे खुला रहता था। वहां बहुत सारे लोग आते थे, इसलिए अगर वह यहां से उस किराए के कमरे में जाता भी तो किसी को उसकी नजर नहीं पड़ती। चूंकि तीसरा पवित्र युद्ध जल्द ही शुरू नहीं होगा, इसलिए डोंडर को उम्मीद थी कि झांग टाई अच्छी तरह से तैयारी कर सकता है और उसके द्वारा प्रदान की गई चीजों का उपयोग करके अपने परिवार के सदस्यों को पूर्वी महाद्वीप में ले जाने के लिए पर्याप्त धन जुटा सकता है। ये राशि झांग के भागने के लिए बची थी। इतनी राशि से झांग टाई जैसे गरीब छात्र को भी धनवान वर्ग में शामिल होने का मौका मिल जाता। डोंडर को इस धन दौलत की जरा भी परवाह नहीं थी। उसने कहा कि यह तो बस थोड़ी सी रकम है जो झांग टाई द्वारा अबेकस द्वारा मानसिक अंकगणित की देन के लिए दिया गया एक मामूली सा मुआवजा है। जिस संगठन में वह कार्यरत था, उसने अबेकस द्वारा मानसिक अंकगणित की खोज के लिए उसे इस रकम से कई गुना ज्यादा धन दिया था। इसलिए डोंडर ने झांग टाई से कहा कि वह इस थोड़ी सी दौलत को पाकर संकोच न करे। अपार्टमेंट बिल्डिंग से निकलने के बाद झांग टाई काफी देर तक एवेन्यू मोनेट पर चलता रहा। आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उससे वह अभी तक उबर नहीं पाया था, इसलिए उसका दिमाग उलझन में था। जब उसने अपने घर वाले रास्ते की ओर मुड़ा और एक छोटा लड़का साइकिल पर घंटियां बजाते हुए खुशी से पास से गुजरा, तब जाकर झांग टाई का दिमाग शांत हुआ। उस छोटे लड़के की मासूम और आनंदित मुस्कान देखकर और घंटी की कुरकुरी आवाज सुनकर झांग टाई लगभग तुरंत ही अपने सामने मौजूद पारदर्शी कांच की दीवार को तोड़कर आगे बढ़ गया, क्योंकि वह आखिरकार पूरी जीवंत और स्वतंत्र दुनिया को फिर से देख सकता था। उसके जैसे तुच्छ व्यक्ति को पवित्र युद्ध की चिंता नहीं होनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, जब उसे कुछ बुरा होने का आभास होगा तो वह अपने परिवार के साथ भाग जाएगा। इतनी संपत्ति उसके लिए पर्याप्त होगी कि वह अपनी प्रिय बेटियों जैसे कि पंडोरा और ब्रदरहुड के सदस्यों को पूर्वी महाद्वीप में ले जा सके। डोंडर द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के बारे में सोचकर झांग टाई के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसे बहुत अच्छा लगा। मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ। एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के चार्टरमैन के तौर पर मुझे हर महीने एक सोने का सिक्का मिलेगा। हिस्टा सोच भी नहीं सकता कि मैंने उसका सपना सच कर दिया है। हाँ हाँ हाँ। पूरा ब्लैक हॉट शहर अचानक जगमगा उठा। झांग टाई गुनगुनाते हुए घर लौटा। अंदर आते ही उसने 3 मेहमानों को देखा, एलिस, बेवली और पंडोरा। वे मोम की गुड़िया जैसी सुंदर लग रही थी और उसकी माँ से बातें कर रही थी। झांग टाई को अंदर आते देख और उन्हें देखकर उसका मुंह खुला रह जाने पर लड़कियां एक साथ मुस्कुरा उठी। झांग टाई की मां ने मिश्रित भावों के साथ उसे घूरकर देखा। मेरे मूर्ख बेटे ने मुझे बताया था कि उसने सर्वाइवल ट्रेनिंग में 3 गर्लफ्रेंड बना ली है। मुझे तब तक विश्वास नहीं हुआ जब तक कि वे 3 खूबसूरत लड़कियां उसके लिए यहाँ नहीं आ गईं। ऐसे बेटे को पाकर उसकी मां खुश भी थी और चिंतित भी। थोड़ी उत्साहित होने के साथ साथ वह परेशान भी हो गई। झांग टाई प्यार में इतना चंचल नहीं था और लड़कियों की नजरों में इतना प्यारा भी नहीं था। भला वह सिर्फ जीवन रक्षा प्रशिक्षण में 3 लड़कियों को कैसे वापस ला सकता था। गुओ एक सचमुच बड़ा हो गया है। उसकी मां संतुष्ट हो गई और मन ही मन उदास होकर आह भरी। झांग टाई को यह नहीं पता था कि 2 दिन बाद सोडोर के साथ द्वंद्वयुद्ध शुरू होने की खबर ब्लैक हॉट शहर के कई स्कूलों में फैल चुकी थी। बहुत कम लोगों को पता था कि वह नॉर्मन साम्राज्य का द्वितीय लेफ्टिनेंट बन चुका है। ये बात केवल एक छोटे से दायरे में ही फैली थी। कई लोगों की नजर में एक नए स्नातक और एक लेवल 4 योद्धा के बीच का मुकाबला वाकई आकर्षक था। हालांकि झांग टाई के मन में इस बात का कोई ख्याल नहीं था। उनके लिए आयरन ब्लड कैंप में जीवन की शुरुआत ही उनके भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण बात थी। डोंडर के चले जाने के बाद ही झांग टाई को एहसास हुआ कि वह उससे भाले को इतनी सटीकता से फेंकने की उसकी क्षमता के बारे में पूछना भूल गया था, क्योंकि मनुष्यों और राक्षसों के बीच तीसरे पवित्र युद्ध के जल्द ही शुरू होने की खबर इतनी भयावह थी। एक झांग टाई का घर पर उपनाम। इसका अर्थ है छोटा फल। ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल 170 तैयारियां अध्याय 170 तैयारियां अनुवादक नोबेल ही 5 दिन जल्दी बीत गए।
हालांकि खतना के बाद झांग टाई का घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ था और उसने अपने घाव पर केवल एक बार ही नई पट्टी बदली थी। उसकी छुट्टियां जल्द ही समाप्त होने वाली थीं। पिछले कुछ दिनों से अच्छी खबर यह थी कि झांग टाई का अनियंत्रित अंग अब उतना संवेदनशील नहीं रहा था। वह उसके अंडरवियर और पैंट के संपर्क का आदी हो गया था। बुरी खबर यह थी कि झांग टाई को पता चल गया था कि वह ब्लैक हॉट सिटी के जानवरों के बीच मशहूर हो गया है। उसे न समझने वाले कई लोगों की नजर में झांग टाई एक दुष्ट और खूंखार गुंडा, एक हत्यारा पागल लगता था जो वाइल्ड वुल्फ कैसल की कैंटीन में 1000 से ज्यादा लोगों के सामने अपने सहपाठी की गर्दन तोड़ सकता था। उन लोगों को इस बात की परवाह नहीं थी कि जुहैर और ग्लेज ने उसके साथ क्या किया था। उन्होंने बस ब्लैक हॉट सिटी के सभी स्कूलों में जुहैर के साथ उसके द्वारा किए गए व्यवहार की बात फैला दी। ब्लैक हॉट सिटी के नॉर्मन साम्राज्य के क्षेत्र में शामिल होने के पहले ही दिन झांग टाई ने नॉर्मन साम्राज्य के बर्बर प्रशिक्षण के नियमों का उपयोग करते हुए अपने ही सहपाठी की सबके सामने हत्या कर दी थी। इस तरह की हरकत गपशप करने वालों की नजरों में अच्छी नहीं थी। इसके अलावा यह अफवाह भी फैली थी कि गायब हुए ग्लेज को भी झांग टाई ने ही मारा था। हालांकि उनका अनुमान सही था। झांग टाई ने इसे स्वीकार करने का इरादा नहीं किया, बस उन्हें अनुमान लगाने के लिए छोड़ दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, वो रत्ती भर भी नहीं हारेगा। जिस दिन डोंडर ने प्रस्थान किया, उस शाम को पांडोरा, एलिस और बेवली को क्रमशः घर वापस भेजने के बाद वापस लौटते समय झांग टाई ने सोचा कि वह आज अपने साथ हुई घटना को अपने परिवार के सदस्यों को कैसे बताएगा। जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी बड़ी भाभी गर्भवती होने के कारण सो गई थी। झांग टाई ने अपने माता पिता और बड़े भाई को फोन किया और बताया कि डोंडर ने उसे अपार्टमेंट और सोने के सिक्कों की राशि क्यों दी थी। झांग टाई को 400 लोकोमोटिव सोने के सिक्कों से भरा पर्स निकालते देख झांग परिवार के बाकी 3 लोग काफी देर तक स्तब्ध रह गए। तुम्हारा मतलब है कि डोंडर ने तुम्हें ये पैसे दिए? झांग टाई के पिता ने आंखें फाड़कर झांग टाई से पूछा। हाँ, और एवेन्यू मोनेट में एक 6 मंजिला अपार्टमेंट इमारत। वह इमारत डोंडर ने कई साल पहले खरीदी थी। वह हमेशा वही रहता था। आज उसने इसे मुझे हस्तांतरित कर दिया। औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थी। डोंडर ने कहा कि यह मेरे द्वारा दिए गए दान के लिए एक मामूली मुआवजा है जिसने उन्हें उनके महान संगठन को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने में मदद की। वह ब्लैक हॉट सिटी में उस संगठन का मुखपत्र और मुखपत्र था। चूंकि उसे उसके संगठन द्वारा दिए गए मुआवजे के हिस्से के रूप में वापस भेज दिया गया था, इसलिए उसने ये चीजें मेरे लिए छोड़ दी। झांग टाई ने ईमानदारी से अपने घुटनों पर हाथ रखते हुए समझाया। झांग टाई की व्याख्या सुनने के बाद उसके माता पिता और बड़े भाई चुप हो गए। हालांकि झांग यांग जानता था कि आध्यात्मिक ऊर्जा में सुधार करना एक बहुत ही अनमोल रहस्यमय ज्ञान है, लेकिन उसने कल्पना नहीं की थी कि यह पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। डोंडर के माध्यम से सभी ने आध्यात्मिक ऊर्जा के महत्व को समझा, जो कि सभी के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का अभ्यास करने हेतु एक प्रारंभिक पुस्तक थी, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा को विकसित करने और सुधारने की प्रक्रिया काफी सरल हो गई। इसने उन अनेक लोगों की भी मदद की जो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को विकसित या सुधार नहीं पा रहे थे। उन्हें एक बार फिर से आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने में सहायता मिली। यह एक अत्यंत मूल्यवान पुस्तक थी जिसके महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। इन बातों के अलावा उसने तुम्हारे लिए और क्या कहा या छोड़ा? कुछ सेकंड तक चुप रहने के बाद उसके पिता ने अभूतपूर्व गंभीरता से झांग टाई को घूर कर देखा। उन्होंने कहा कि इस रहस्य को हमारे परिवार के सदस्यों के अलावा किसी और को नहीं बताना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इससे हमारे परिवार पर विपत्ति आ जाए। और हाँ, उन्होंने मुझे एक कार्ड भी दिया जिसका इस्तेमाल मैं भविष्य में पूर्वी महाद्वीप आने पर उनसे संपर्क करने के लिए कर सकता हूँ। ये कहते हुए झांग टाई ने उस राल के कार्ड को निकाला जिस पर कई अनियमित छोटे छेद थे। वह अभी भी इस नाम कार्ड का उपयोग करने के तरीके को लेकर असमंजस में था। उसके पिता ने उसे अपने हाथों में लेकर ध्यान से देखा। फिर धीरे धीरे उनके चेहरे से शिकन गायब हो गई। अंत में वे पूरी तरह से शांत हो गए और एक लंबी सांस छोड़ते हुए झांग टाई की मां को सिर हिलाकर अभिवादन किया। पिताजी, आप इस चीज को जानते हैं, इसका क्या उपयोग है? झांग टाई ने अपने पिता के बदलते भावों को देखते हुए पूछा। ये तो नाम कार्ड है। उसके पिताजी मुस्कुराए। एक नाम कार्ड? न केवल झांग टाई बल्कि झांग यांग भी, जो उस अजीब कार्ड को देख रहा था, चौंक गया। उसने अपने पिताजी के हाथ से वह कार्ड लिया और काफी देर तक ध्यान से देखा। झांग यांग को उस पर एक भी शब्द नहीं मिला। ये नाम कार्ड कैसे हो सकता है? दोनों भाइयों को संदेह होने लगा। बिल्कुल, ये सबसे उन्नत पहचान पत्र है जो इंसानों के लिए नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर भाप से चलने वाले कैलकुलेटरों के लिए है। इस कार्ड पर बने गोल छेद एक मशीन भाषा है जिसे केवल बड़े पैमाने पर क्रिस्टल भाप से चलने वाले कैलकुलेटर द्वारा ही पहचाना जा सकता है। यह एक पहचान पत्र है जिसका उपयोग पूर्वी महाद्वीप में स्थित जुआन युआन 6 भाप से चलने वाले कैलकुलेटर द्वारा डिकोड किए जाने वाले लंबी दूरी के दूरस्थ संचार में किया जाता है। यदि आप इस कार्ड को पूर्वी महाद्वीप के किसी भी शहर में स्थित किसी भी लंबी दूरी के क्रिस्टल रिमोट संचार उपकरण में डालते हैं तो आप डोंडर से संपर्क कर सकेंगे। उसके पिता ने झांग यांग के हाथ से कार्ड वापस ले लिया और उत्सुकता भरे भावों के साथ उसे ध्यान से देखा। बड़े पैमाने पर भाप से चलने वाला कैलकुलेटर। अब झांग टाई की बारी थी अचंभित होने की। ये चीज इतनी उन्नत थी कि उसने इसके बारे में केवल स्कूल में ही सुना था। यहाँ तक कि जिस शिक्षक ने उन्हें इसके बारे में बताया था उन्होंने भी इसे पहले कभी नहीं देखा था। शिक्षक की टिप्पणी के अनुसार भाप से चलने वाला कैलकुलेटर भाप से चलने वाले अंतर इंजन पर आधारित था जिसका उपयोग 2 पीढ़ियों पहले गणना के आविष्कारों में किया जाता था। भाप से चलने वाला कैलकुलेटर अब तक मानव जाति द्वारा निर्मित सबसे महान मशीन थी। झांग टाई को पता था कि अंतर इंजन एक ऐसी मशीन है जो जटिल अंतर गणनाएं कर सकती है और इसका आविष्कार गणितज्ञ बेबेज ने तबाही से पहले पहली औद्योगिक क्रांति के दौरान किया था। गणितज्ञ ने भाप से चलने वाले जैकवार इंजन से प्रेरणा लेकर भाप से चलने वाले अंतर इंजन का आविष्कार किया जो गियर की गति के माध्यम से गणना कर सकता था। दुर्भाग्य से आविष्कार के बाद अंतर इंजन ने ज्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं किया। कुछ अज्ञात कारणों से इसे बाद में भुला दिया गया। महाविनाश से पहले हुई दूसरी औद्योगिक क्रांति में समान गणना क्षमता वाले गियर के बजाय ट्रांजिस्टर द्वारा गणना करने वाले विद्युत चालित कंप्यूटरों का आविष्कार हुआ। इसलिए भाप पर आधारित अंतर इंजन पूरी तरह से भुला दिया गया। कंप्यूटर के आविष्कार के तुरंत बाद एक भीषण आपदा आई।
इसके बाद जो लोग जीवित बचे उन्हें एहसास हुआ कि अगर उन्हें लंबे समय तक जीवित रहना है तो उन्हें एक ऐसे गणना उपकरण की आवश्यकता होगी जो मानव मस्तिष्क से भी तेज और सटीक गणना कर सके। इसलिए 10,000 वर्षों से निष्क्रिय पड़े भाप आधारित अंतर इंजन को फिर से खोजा गया। संपूर्ण अंडमान साम्राज्य के पूर्व 17 शहरों में से केवल कलूर मशीनों का शहर ही भाप आधारित अंतर इंजनों का उपयोग कर सकता था। पूरे अंडमान साम्राज्य में केवल 2 ही भाप आधारित अंतर इंजन थे। एक कलूर में स्थापित था जो कलूर के विनिर्माण उद्योग को सहारा देने वाले सबसे शक्तिशाली गणना केंद्र के रूप में कार्य करता था, जबकि दूसरा छोटा इंजन अंडमान साम्राज्य की राजधानी अंडमान शहर में स्थापित था। कहा जाता है कि इसका उपयोग अंडमान साम्राज्य अपने विशाल पारिवारिक व्यवसाय के प्रबंधन के लिए करता था। भाप से चलने वाले कैलकुलेटर और भाप से चलने वाले डिफरेंस इंजन के बीच एक भाप से चलने वाला एनालिटिक इंजन था, जो भाप से चलने वाले डिफरेंस इंजन पर आधारित एक कहीं अधिक शक्तिशाली मशीन थी। इस प्रकार भाप से चलने वाला कैलकुलेटर भाप से चलने वाले एनालिटिक इंजन से कहीं अधिक शक्तिशाली था। यह मानव जाति की सर्वोच्च निर्माण क्षमता का प्रतीक था। पूरे ब्लैक्सन मानव वंश गलियारे में न केवल बड़े पैमाने पर भाप से चलने वाले कैलकुलेटर बल्कि बड़े पैमाने पर भाप से चलने वाले एनालिटिक इंजन का भी उत्पादन नहीं किया जा सका। पिताजी, आपको इसके बारे में इतनी जानकारी कैसे है? झांग टाई ने संदेह भरी निगाहों से अपने पिता को देखा। ये कार्ड तो स्कूल में झांग टाई के शिक्षकों ने भी नहीं देखा था। उसके पिता ने इसका उपयोग इतनी स्पष्टता से कैसे समझा दिया? इसके अलावा उसके पिता का व्यवहार कुछ अजीब सा लग रहा था। डोंडर की स्थिति को लेकर चिंतित दिखने के बावजूद कार्ड देखने के बाद उन्होंने गहरी आंख क्यों भरी? हम तुम्हारे पिताजी ने इसके बारे में पहले भी दूसरों से सुना है। झांग टाई को लगता था कि उसके पिता झूठ बोलने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। इतनी कम उम्र में जब वे झूठ बोलते थे तो हमेशा अपना सिर खुजाते थे, जो झांग परिवार के सभी सदस्यों को पता था। झांग टाई ने एक बार फिर संदेह भरी नजरों से उसकी ओर देखा। जैसे ही वह कुछ बोलने ही वाला था, उसकी मां ने उसे बीच में ही रोक दिया। गो, तुम उस अपार्टमेंट बिल्डिंग और डोंडर द्वारा छोड़े गए उस पैसे का क्या करने की योजना बना रहे हो? मां के शब्दों ने सीधे झांग टाई का ध्यान आकर्षित किया। कहने की जरूरत नहीं, मैं ये सब तुम्हें भी दे दूंगा ताकि तुम किराएदार बनकर जिंदगी भर इसका आनंद उठा सको। ये कहते ही झांग टाई का उत्साह चरम पर पहुंच गया। मेरे बड़े भाई की शादी होने वाली है, इसलिए उन्हें और मेरी बड़ी भाभी को नया घर लेना चाहिए। अगर मैं इस अपार्टमेंट बिल्डिंग में किसी और अपार्टमेंट में भी रहूं तो भी इसमें 9 अपार्टमेंट हैं, जिनसे तुम्हें हर महीने 10 सोने के सिक्कों से ज्यादा की आमदनी हो सकती है। यह आमदनी पापा की तनख्वाह से कहीं ज्यादा है। घर में चावल से बनी शराब का कारोबार ठीक नहीं चल रहा है और मेरी बड़ी भाभी जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है, इसलिए यह अपार्टमेंट बहुत जरूरी है। पैसों की बात करें तो मैं अपने बड़े भाई को दे दूंगा। चूंकि वह सेना से रिटायर होने वाले हैं तो इतने पैसों से वह कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हैं जो दूसरों के लिए काम करने से कहीं बेहतर होगा। अपने पिता को ज्यादा परेशान न करने के लिए झांग टाई ने आने वाले धार्मिक युद्ध के बारे में कुछ नहीं कहा। जैसे ही झांग यांग ने बोलना शुरू किया, उसने झांग टाई को सिर हिलाते हुए देखा। पिछले 10 सालों में दोनों भाइयों के बीच हुए मौन समझौते के कारण झांग यांग तुरंत चुप हो गया, क्योंकि वह जानता था कि झांग टाई बाद में उसे अकेले में कुछ बताएगा। कुछ देर सोचने के बाद उसके माता पिता ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सिर हिलाया। यह अपार्टमेंट बिल्डिंग आपकी है, हम इसकी देखभाल करेंगे, क्योंकि मुझे डर है कि आपके पास इसके लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। आपके पिताजी और मैं पिछले कई दशकों से यहीं रह रहे हैं, इसलिए हम अब कहीं और जाना नहीं चाहते। अगर आप चाहें तो आप वहां जा सकते हैं। अगर आपको बाहर किराए पर रहने के बजाय ब्लैक हॉट सिटी में रहने के लिए कोई घर मिल जाए तो आपके पिताजी और मुझे तसल्ली होगी। उसकी मां ने सौम्य मुस्कान बिखेरी। जहां तक इस पैसे की बात है, मैं इसे तुम्हारे लिए बचा कर रखूंगी। जब भविष्य में तुम्हारे बड़े भाई को इसकी जरूरत होगी तो मैं इसे तुम्हारी तरफ से ऋण के रूप में उसे दे दूंगी। अपने माता पिता का इरादा जानते हुए झांग टाई ने कुछ नहीं कहा। हालांकि उसने अपने माता पिता के प्रति कर्तव्यपरायणता दिखाते हुए किराया उन्हें देने पर जोर दिया। अंततः उन्होंने सहमति जताते हुए किराए का 1/3 हिस्सा लेने पर सहमति व्यक्त की और शेष राशि झांग टाई को दे दी। तब सभी लोग धन के वितरण से संतुष्ट हो गए। जब उसके माता पिता सो गए तो झांग टाई ने चुपके से झांग यांग को एक तरफ बुलाया और उसे आने वाले तीसरे पवित्र युद्ध के बारे में फुसफुसाकर बताया। ये खबर सुनकर झांग यांग का चेहरा तुरंत सिकुड़ गया, क्योंकि उसे आखिरकार समझ आ गया कि पिछले 2 महीनों में ब्लैक हॉट सिटी और अंडमान गठबंधन में इतनी अराजकता क्यों फैल गई थी। बड़े भाई, मैं ये 400 सोने के सिक्के आपको सौंप रहा हूँ। आने वाली कठिनाइयों से निपटने के लिए ये हम दोनों के लिए एक नाजुक समय है। अब हमें इसके बंटवारे पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास घर पर बहुत कम समय बचा है, क्योंकि मुझे आयरन ब्लड कैंप में सेवा करनी है। ब्लैक हॉट सिटी के नगर रक्षकों को जल्द ही बर्खास्त कर दिया जाएगा। आयरन हॉर्न सेना केवल कुछ सैन्य अधिकारियों को ही रखने पर विचार कर रही है। सलाहकार वैसी ने मुझे बताया कि बाकी सैन्य कर्मचारियों के साथ साथ सैनिकों को भी सेवानिवृत्त होना पड़ेगा। आयरन हॉर्न आर्मी अपने तरीके से सैनिकों की भर्ती और प्रशिक्षण करेगी, इसलिए आपको कुछ दिनों में सेवानिवृत्त होना ही पड़ेगा। उसके बाद आप उस पैसे का इस्तेमाल व्यवसाय शुरू करने और धीरे धीरे हमारे परिवार के लिए संबंध सुधारने में कर सकते हैं। आपको दक्षिण में स्थित चीनी राष्ट्रों में हमारे परिवार के भरण पोषण का रास्ता खोजना चाहिए, अन्यथा अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो भले ही हम दोनों सीधे भाग जाएं, लेकिन हमारे पिताजी, माताजी, बड़ी भाभी और आने वाले बच्चे का क्या होगा? इसलिए हमें आने वाली स्थिति के लिए जल्द से जल्द तैयारी कर लेनी चाहिए। बड़े भाई, अगर आप हमारे परिवार के लिए यहाँ से निकलने का कोई रास्ता निकाल लेते हैं तो हम सबसे पहले अपने पिताजी, माताजी, बड़ी भाभी और आने वाले बच्चे को सुरक्षित स्थान पर ले जा सकते हैं। दोनों भाइयों ने एक दूसरे के हाथों को कसकर पकड़ रखा था और झांग यांग ने उदास भाव से सिर हिलाया। समय तेजी से बीत गया और अब झांग टाई के लिए 39वीं डिवीजन के आयरन ब्लड कैंप में पंजीकरण कराने का समय आ गया था। ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल नोबेली हिंदी ऑडियो नोबेल 171 लौह रक्त शिविर के नियमाध्याय 171 लौह रक्त शिविर के नियमानुवादक नोबेल ही ब्लैक आयरन कैलेंडर के 889वें वर्ष 6 अगस्त आयरन ब्लड कैंप का स्टेशन ब्लैक हॉट सिटी।
5 दिन पहले जब वह यहाँ आया था उस समय के दृश्य की तुलना में इस बार पूरे आयरन ब्लड कैंप का स्टेशन 10 गुना से भी अधिक शोरगुल भरा था। झांग टाई ने एक द्वितीय लेफ्टिनेंट की आकर्षक गहरे लाल रंग की सैन्य वर्दी पहन रखी थी। पैंट के निचले हिस्से को चमकदार बूटों में ठूंसने और अपनी सैन्य टोपी के किनारे को नीचे करने के बाद वह और भी तेजतर्रार दिख रहे थे। कमर पर एक लंबी तलवार बांधे हुए झांग टाई ने संतरी को अपना प्रमाण पत्र दिखाया और आयरन ब्लड कैंप के थाने में प्रवेश किया, जिससे थाने में मौजूद सभी सैनिकों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया। आज सुबह सलाहकार वैसी झांग टाई को यहाँ लेकर आए थे। उसके बाद सलाहकार गाड़ी चलाते हुए मन ही मन बुदबुदाए, महज 5 दिनों में ही वह पहले से कहीं ज्यादा चुस्त दुरुस्त कैसे हो गया। बेशक सलाहकार वैसी को यह नहीं पता था कि झांग टाई से विदा होने के बाद पिछले 5 दिनों में झांग टाई ने एक प्रतिभा फल खा लिया था, जिससे उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा 3 गुना बढ़ गई थी। साथ ही पिछली रात झांग टाई ने एक और रिसाव रहित फल खाया था, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी पर स्थित चौथा प्रज्वलित बिंदु पीले प्रकाश से चमकने लगा था। यदि कोई अप्रत्याशित घटना न हो तो अगले महीने इसी दिन 2 और प्रज्वलित बिंदुओं के प्रज्वलित होने के बाद झांग टाई एक लेवल 5 योद्धा बन जाएगा। रिसाव रहित फल ने उसकी ऊर्जा को भयावह गति से बढ़ा दिया। इसलिए झांग टाई सोच रहा था कि क्या उसे आयरन ब्लड कैंप में प्रवेश करते समय छोटे पेड़ पर कुछ पके हुए रिसाव रहित फल छोड़ देने चाहिए। यदि उसे कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े जिसमें उसे रक्तस्राव हो या उसकी शक्ति को कोई नुकसान पहुंचे, तो छोटे पेड़ पर मौजूद प्रत्येक रिसाव रहित फल आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा किट के रूप में काम कर सकता है। झांग टाई ने कुछ देर तक इस पर विचार किया और धीरे धीरे इसकी उपयोगिता पर गौर किया। अंत में जब वह लगभग आयरन ब्लड कैंप के डिवीजन भवन के पास पहुंच गया तो उसने अगले 4 हफ्तों तक पके हुए लिकलेस फ्रूट्स न तोड़ने का फैसला किया, ताकि वह अपने लिए कई आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा किट जमा कर सके। चूंकि वह नंबर 39 डिवीजन के आयरन ब्लड कैंप से परिचित नहीं था, इसलिए अपनी वास्तविक शक्ति को छिपाना बुरा नहीं था। डोंडा ने कहा कि किसी भी क्षेत्र की प्रत्येक सेना के अपने अलिखित विशेष नियम होते हैं जो प्रत्येक सैनिक को प्रभावित करते हैं और जिनका वे पालन करते हैं। कभी कभी वरिष्ठ अधिकारियों के शब्द भी इन अलिखित नियमों जितने महत्वपूर्ण नहीं होते थे। केवल वरिष्ठ अधिकारी द्वारा नियुक्त पद से आप सेना में सहकर्मियों की सहमति प्राप्त नहीं कर सकते थे। सलाहकार वैसी के जाने से पहले उन्होंने झांग टाई को उन सैन्य गुंडों से सावधान रहने की चेतावनी भी दी थी। अगर वे छोटी छोटी बातों पर लगातार कर्नल लाइबनिस के पास तुम्हारे खिलाफ मुकदमे दायर करते रहे तो ये गौरव की बात नहीं होगी। ये जानते हुए कि कोई ना कोई उससे घृणा करता होगा, आयरन ब्लड कैंप की कंपनी 5 की प्लाटून 3 के प्रमुख और नव पदोन्नत द्वितीय लेफ्टिनेंट झांग टाई ने चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तैयारी कर ली थी। हालांकि उन्होंने ये कल्पना नहीं की थी कि चुनौतियां इतनी जल्दी आ जाएंगी। क्या तुम वही खिलौने जैसे लड़के हो जिस पर बिजली गिरी थी? अप्रत्याशित रूप से झांग टाई ने देखा कि 3 हटे कट्टे लोग डिवीजन की इमारत के कार्यालय क्षेत्र की ओर जाते हुए उसके सामने बाहें मोड़े खड़े होकर उस पर हंस रहे थे। झांग टाई ने सबसे पहले उनकी पंक्तियों पर एक नजर डाली। वे सभी साजन थे। आयरन हॉर्न सेना में साजन सभी लेवल 5 के योद्धा होते थे जिनके पास युद्ध का भरपूर अनुभव होता था। ये लोग आमतौर पर प्लाटून प्रमुखों के अधीन टीम लीडर के रूप में कार्य करते थे। वे प्लाटून प्रमुख के नेतृत्व वाली टीमों की रीढ़ की हड्डी थे। इन कथित मुख्य साजिशकर्ताओं पर नकेल कसना जरूरी था। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें उपद्रवी या सेना के गुंडे कहा जाता था। क्या आपको अपने वरिष्ठ को देखकर सम्मान नहीं दिखाना चाहिए? झांग टाई ने शांत भाव से पूछा। झांग टाई की बातें सुनकर तीनों लड़के, जिनमें सबसे छोटा झांग टाई से आधा सिर लंबा था, आपस में एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर जोर से हंसने लगे, मानो उन्होंने कोई अच्छा मजाक सुना हो। बदमाश, तुम्हें पता है तुम कहां हो? ये है नंबर 39 डिवीजन का आयरन ब्लड कैंप, जिसके हताहतों की संख्या पूरी आयरन हॉर्न सेना में शीर्ष 5 में आ सकती है। यहाँ के नियमों के अनुसार केवल बॉस रेनहॉर्डेट ही सम्मान के पात्र है। तुम चाहते हो कि हम तुम्हारा सम्मान करें? क्या तुम्हारे गुप्तांगों पर बाल भी पूरी तरह से उगाए हैं? फिर वे दोबारा जोर से हंस पड़े और झांग टाई की ओर तिरस्कार भरी निगाहें डाली। झांग टाई को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपना चेहरा मलते हुए इन घमंडी लोगों को घूर कर देखा। ठीक है, क्योंकि यह आयरन ब्लड कैंप का नियम है तो मैं यहाँ भी उसी नियम का पालन करूंगा। और हाँ, क्योंकि आपने पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि मेरे गुप्तांगों के बाल पूरी तरह से बढ़ गए हैं। लेकिन क्योंकि आप औरतें नहीं हैं, इसलिए मुझे माफ करना, मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। अगर आप तीनों औरतें भी होती तब भी मैं आपको अपने गुप्तांग नहीं दिखाता, आपकी शक्ल सूरत को देखते हुए। आयरन ब्लड कैंप के डिवीजन भवन की खिड़कियों पर कई उबे हुए सैन्य अधिकारी झुककर झांग टाई और 3 सैन्य गुंडों के बीच की झड़प देख रहे थे। पुची की आवाजों के साथ वे ठहाके लगा रहे थे अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। बॉस, ये शरारती बच्चा बहुत दिलचस्प है। ये सचमुच पहली बार है जब मैंने नंबर 39 डिवीजन में किसी को ये कहने की हिम्मत करते देखा है कि वे तीनों लड़के बदसूरत दिखते हैं। मैंने ब्लैकहॉट सिटी में इस बदमाश के रिकॉर्ड पढ़े हैं। मुझे पता चला कि यह बदमाश बहुत बातूनी है, यहाँ तक कि सच को भी तोड़ मरोड़ सकता है। इसके अलावा उसका स्वभाव भी बुरा नहीं है। मुझे वह पसंद है। अगर यह बदमाश अब कंपनी में नहीं रह सकता तो उसे हमारे पास सामान्य मामलों के विभाग में भेज दो। मैं रसद विभाग और मुख्यालय के उन कमीनों से उसकी बहस करवाकर उसकी जान बचाऊंगा। झांग टाई को नहीं पता था कि ऊपर कौन ये कह रहा था, लेकिन उस व्यक्ति के शब्दों से ऊपर के कई लोगों को उसके प्रति अच्छा महसूस होने लगा और वे उसके पक्ष में आ गए। लोगों के बीच के रिश्ते इतने अद्भुत थे। कभी कभी कोई आपको देखे बिना ही आपके शब्दों से पसंद कर लेता था। बेशक कभी कभी यह बिल्कुल विपरीत भी होता था। खिड़की के सामने सुनहरे बालों वाला लगभग 40 वर्षीय एक मजबूत कदकाठी का आदमी खड़ा था। घनी दाढ़ी से उसका चेहरा ढका हुआ था और लेफ्टिनेंट कर्नल की वर्दी पहने वह एक बड़ी सिगार पी रहा था। उसके कोट के एक भी बटन बंद नहीं थे और यहाँ तक कि उसकी कमीज के भी कुछ बटन खुले हुए थे। अगर वह कोई आम आदमी होता तो लोग उसे गंदे कपड़े पहने शराबी समझते, लेकिन अब इस तरह के पहनावे ने उसके स्वाभाविक उग्र और वीर व्यक्तित्व को प्रकट कर दिया था। यह आदमी आयरन ब्लड कैंप का मुखिया रेनहॉर्ट था। झांग टाई को नीचे देखकर रेनहॉर्ट के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कम से कम कर्नल लाइबनिस द्वारा नियुक्त ये लड़का उन कमीनों से कहीं अधिक दिलचस्प था जो आयरन ब्लड कैंप में पैसा कमाने आए थे।
झांग टाई का मजाक सुनकर ऊपर बैठे सभी बेईमान सैन्य अधिकारी जोर जोर से हंसने लगे, जबकि झांग टाई को रोके हुए तीनों लोगों का चेहरा बैंगनी पड़ गया। बदमाश, क्या तुम्हें पता है कि हम तीनों का अपमान करने का क्या नतीजा होगा? तीनों व्यक्ति एक साथ एक कदम आगे बढ़े और तुरंत झांग टाई को घेर लिया, साथ ही अपनी उंगलियों को आपस में चटकाते हुए पापा की आवाजें निकालने लगे। अगर मैं तुम्हारे साथ ईमानदारी से पेश आऊं तो क्या इसका मतलब है कि मैं तुम्हारा अपमान कर रहा हूं? झांग टाई ने हैरानी से उन्हें घूरते हुए कहा। तो मुझे अपने कहे के लिए खेद है, सच में तुम बहुत खूबसूरत दिखती हो। मेरा मतलब है तुम बहुत खूबसूरत दिखती हो। तुम तीनों की तरह खूबसूरत मर्द बहुत कम है। अगर तुम कुतिया होती तो मैं तुम्हें अपने गुप्तांग के बाल जरूर दिखाता। ऊपर बैठे ईमानदार सैन्य अधिकारी इतनी जोर से हंसे कि पेट पकड़कर जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों से लगभग आंसू बहने लगे। यहां तक कि कमांडर रेनहोर्डेट का चेहरा भी लगातार फड़क रहा था। धत तेरे की बेखम, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाहे मुझे कैद ही क्यों न करनी पड़े, आज मुझे इस बदमाश की पिटाई करनी ही होगी। झांग टाई के बाईं ओर खड़ा एक व्यक्ति क्रोधित हो गया और जोर से चिल्लाने के बाद बिना किसी झिझक के मुक्के से झांग टाई के सिर पर प्रहार कर दिया। उसे मारो, एक और आदमी चिल्लाया और लगभग उसी समय झांग टाई पर हमला कर दिया। जब तक हम उसे पीट पीट कर मार न डाले या अपाहिज न कर दें तब तक ठीक है। झांग टाई ने अपनी छिपी हुई ताकत का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने अपनी बर्बर ताकत का इस्तेमाल करते हुए आने वाले एक मुक्के को पकड़ लिया और फिर दूसरे व्यक्ति के पैर पर लात मारी, जो उस पर बेरहमी से लात मारने की कोशिश कर रहा था। दूसरे हमलावर को तुरंत 2 मीटर दूर लात मारकर फेंक दिया गया, जबकि पहले हमलावर का चेहरा तुरंत विकृत हो गया क्योंकि उसने महसूस किया कि एक अदम्य शक्ति ने उसकी बांह को जकड़ लिया है। उसी समय झांग टाई ने तीसरे व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे पहले हमलावर पर पटक दिया। पलक झपकते ही पहला और तीसरा हमलावर एक दूसरे से टकराकर जमीन पर गिर पड़े और उनकी आंखें चौंधिया गईं। लड़ाई पलक झपकते ही खत्म हो गई। जो कुछ हुआ उसे देखकर ऊपर बैठे दर्शक तुरंत शांत हो गए और झांग टाई के नियंत्रण में मौजूद तीनों लोगों को देखते हुए गंभीर मुद्रा में आ गए। उसने अपनी छिपी हुई ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, एक सैन्य अधिकारी ने कहा। उसने अपनी ताकत पर अच्छा नियंत्रण रखा, दूसरे ने सिर हिलाते हुए कहा। उसके पास जबरदस्त शारीरिक शक्ति है। झांग टाई पर नजर पड़ते ही एक सख्त सैन्य अधिकारी का जोश बढ़ गया। उसके पास लड़ाई का भरपूर अनुभव है। बेखम को हवा में पीछे की ओर उड़ाने के लिए उसने जो किक मारी वह बेहद कुशल थी। एक अन्य सैन्य अधिकारी ने सिर हिलाया। केवल अपनी क्षमता के बल पर ही वह हमारी कंपनी के अंतर्गत प्लाटून 3 में द्वितीय लेफ्टिनेंट का पद प्राप्त कर सकता था। एक अन्य सैन्य अधिकारी ने रेनहोर्डेट की ओर सिर हिलाया। लगता है कर्नल लाइबनिज ने इस बार हमारे लिए सही आदमी चुना है। रेनहोर्डेट ने सिगार झटकाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। गुडेरियन, नीचे जाओ और उसे यहाँ बुला लाओ, अब और खेलना बंद करो। इसके बाद एक फर्स्ट लेफ्टिनेंट सीढ़ियों से नीचे उतरे। जब गुडेरियन सीढ़ियों से नीचे उतरी तो रेनहोर्ड खिड़की से पीछे मुड़ा और सम्मेलन कक्ष में बैठे लोगों पर गंभीरता से नजर डाली। फिर उसने बेहद गंभीर स्वर में कहा, आप में से कौन बिजली का झटका सहना चाहेगा? अगर आप भाग्यशाली रहे तो शायद आप भी इस लड़के की तरह आयरन ब्लड बैटलची बना लेंगे। फिर मैं अपना पद आपको सौंप दूंगा। रेनहोर्डेट के चेहरे पर उकसाने और मजाक का भाव था, उसकी आंखें चमक रही थीं। अगर कोई और यह कहता तो सब समझ जाते कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन आयरन ब्लड कैंप के मुखिया के मुंह से निकली बात को सब जानते थे कि यह सच है। अगर किसी ने भी जरा सी भी गलती की तो उसे या तो पतंग में बांधकर आसमान में उड़ा दिया जाएगा या फिर सीधे किसी तार से बांधकर सबसे ज्यादा बिजली कड़कने वाले बादल के नीचे लटका दिया जाएगा। बटालियन कमांडर निश्चित रूप से यह काम कर सकता है। उसकी आंखों में आशा की चमक देखकर सभी सैन्य अधिकारियों ने जल्दी से अपने सिर नीचे कर लिए और उन्हें अपने गुप्तांगों के करीब छिपाना बेहतर समझा। सम्मेलन कक्ष पर एक नजर डालने के बाद रेनहोर्डेट को कोई भी इतना साहसी व्यक्ति नहीं मिला, इसलिए उसने निराशा की एक गहरी आह भरी। नीचे जैसे ही झांग टाई ने उन तीनों बदमाशों को पीटा, उसे लगा जैसे कई लोगों की निगाहें उस पर टिक गई हो। पहले शोरगुल से भरा आयरन ब्लड कैंप अचानक शांत हो गया। कुछ ही देर में कई और लोग अपने हथियारों के साथ उसकी ओर दौड़े, जबकि जो लोग कतार में खड़े थे, अभ्यास कर रहे थे या इधर उधर घूम रहे थे, उन सभी की बर्फीली निगाहें अचानक झांग टाई पर टिक गईं। अपने चारों ओर 70-80 और खतरनाक दिखने वाले लोगों को देखकर और अपनी ओर दौड़ते हुए लोगों की बढ़ती संख्या को देखकर झांग टाई को आखिरकार समझ आ गया कि उसने मुसीबत मोल ले ली है। जैसे ही झांग टाई भयंकर युद्ध की तैयारी करने लगा, तभी नीचे दौड़ता हुआ एक लेफ्टिनेंट चिल्लाकर बोला, मैं कर्नल लाइबनिज द्वारा नियुक्त आयरन ब्लड कैंप की कंपनी 5 की प्लाटून 3 का सेकंड लेफ्टिनेंट प्लाटून कमांडर हूँ। हाँ, वो हम में से ही एक है। उनकी बात सुनकर झांग टाई को पीटने का इरादा रखने वाले लोग आगे बढ़ना बंद कर दिए। इसके बजाय वे मुस्कुराए और चले गए। उन तीनों लड़कों ने अपने वरिष्ठ अधिकारी को उकसाने की हिम्मत की, वे पिटने के लायक ही थे। हा। बेखम और झांग टाई द्वारा पीटे गए अन्य लोगों का बदला लेने की योजना बना रहे लोगों के एक समूह ने उन 3 अजीब दिखने वाले लड़कों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इस अचानक हुए उलटफेर के साथ ही झांग टाई ने आयरन ब्लड कैंप के सहयोगात्मक माहौल को तुरंत महसूस किया। यह एक बेहद एकजुट टीम थी जो अपने सदस्यों को बाहरी लोगों द्वारा धमकाए जाने की अनुमति नहीं देती थी। जिस सैन्य अधिकारी ने झांग टाई को मुसीबत से बाहर निकालने में मदद की थी, उसने उसका अभिवादन किया। मेरे पीछे आओ, बॉस रेनहोर्डेट ऊपर है। ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल नोबेली हिंदी ऑडियो। नोबेल 172 स्वीकार किया जा रहा है। अध्याय 172 स्वीकार किया जाना। अनुवादक नोबेल ही झांग टाई को पता था कि अपने से उम्र में बड़े, सेना में लंबे समय से सेवा कर रहे और युद्ध का कहीं अधिक अनुभव रखने वाले इतने बलवान लोगों का उसके प्रति सम्मान दिखाना लगभग एक सपने जैसा था। सच कहें तो ये लोग हिंसा के औजार जैसे दिखते थे। क्या मुझे उनसे लड़ना चाहिए? झांग टाई ने खुद से पूछा। तभी दर्द की एक लहर ने उसका ध्यान भटका दिया। खतना के बाद से उसके लिंग का घाव अभी ठीक हो रहा था, इसलिए उसमें फिर से दर्द होने लगा था। अगर वह ज्यादा हिलता डुलता तो वह फिर से फट जाता। अगर ऐसा हुआ तो झांग टाई को पता नहीं था कि वह कब तक ठीक रहेगा। अपनी यौन संतुष्टि और उन सख्त मिजाज लोगों की आज्ञाकारिता के बीच झांग टाई को पहला विकल्प चुनने से पहले केवल 2 सेकंड के लिए सोचना पड़ा।
फिलहाल वह खतना के बाद लगे घाव से परेशान था और उन लोगों के साथ घुलने मिलने में अभी काफी समय था, इसलिए उसे तुरंत अपनी असली ताकत दिखाने की जरूरत नहीं थी। यही चीनी कबीले की समझदारी थी, समय सब कुछ परख लेता है। अभी जब मैं यहाँ आ रहा था तो प्रथम लेफ्टिनेंट फ्रेओ ने मुझे आप लोगों के साथ रहने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह हम आपसी समझ को गहरा कर सकेंगे और बाद में एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बना सकेंगे। मुझे लगता है कि प्रथम लेफ्टिनेंट फ्रेओ सही थे। झांग टाई के मुंह खोलते ही कई लड़के उसके चारों ओर खड़े हो गए और मुस्कुराने लगे। बेकहम के ग्रुप के उन 3 धुरंधरों की हार के बाद उन्होंने इस युवा खिलाड़ी की तारीफ करना शुरू कर दिया। ये सुनकर कई लोगों को यकीन नहीं हुआ और वे खुद भी इसे आजमाना चाहते थे। हालांकि झांग टाई के शब्द यही समाप्त नहीं हुए। फर्स्ट लेफ्टिनेंट फ्रेओ सही थे, लेकिन मैं इस तरह से आपके साथियों का अभिवादन करने और आपके और मेरे बीच आपसी समझ को गहरा करने की योजना नहीं बना रहा हूँ। जब मैं डिवीजन के कॉन्फ्रेंस रूम में था तो मेजर गुडेरिन ने मुझे बताया कि आयरन ब्लड कैंप में एक नियम है, हमें सच बोलना होगा। मुझे लगता है कि यह नियम बहुत अच्छा है क्योंकि लोगों के बीच ईमानदारी से बातचीत करना झगड़ों से बेहतर है। इसलिए सबसे पहले मैं आज आपसे ईमानदारी से बातचीत करना चाहता हूँ। मुस्कुराते हुए झांग टाई ने उन कठोर और व्यंग्यपूर्ण लोगों पर नजर डाली जो इस तरह के आदान प्रदान के आदी नहीं थे और अब एक दूसरे से नजरें मिला रहे थे। मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम झांग टाई है, मैं ब्लैकहॉट शहर का निवासी हूँ। मेरी उम्र 15 साल है, लगभग 16 होने वाली है। मैंने अभी स्नातक वर्ष का जीवन रक्षा प्रशिक्षण पूरा किया है। जब से मैंने आयरन ब्लड की गुप्त शक्ति विकसित की है, मुझे कर्नल लाइबनेस द्वारा भर्ती किया गया है। इस फौजी वर्दी को पहनने से पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं नॉर्मन साम्राज्य का सिपाही बनूंगा। पहले तो मेरा बस यही सपना था कि सेना में सेवा करने के बाद मुझे शहर की दीवारों के बाहर खेतों में न भेजा जाए, जहां मुझे अपनी चतुराई और किस्मत पर निर्भर रहना पड़ता। फिर मैं व्यापार करके खूब पैसा कमाता ताकि हर दिन औरतों के साथ मौज मस्ती कर सकूं और मौत का इंतजार कर सकूं। यही मेरा सबसे बड़ा सपना रहा है, जो आज भी कायम है। झांग टाई की बातें सुनकर आसपास खड़े कुछ लोग भी अनजाने में मुस्कुरा दिए। झांग टाई का सपना अधिकांश पुरुषों के सपनों जैसा ही था, इसलिए जैसे ही उसने इसका जिक्र किया उसे कई लोगों से सराहना मिली। जो व्यक्ति ईमानदारी से बात कर सकता है वह जहां भी जाता है हमेशा दिलचस्प बना रहता है। कुछ दबंगों को पहले से ही झांग टाई थोड़ा दिलचस्प लगता था, कम से कम इसलिए कि वह उन खिलौने जैसे लड़कों से अलग था जिन्हें पहले केवल यश और धन के लिए आयरन ब्लड कैंप में भेजा जाता था। सच कहूं तो सर्वाइवल ट्रेनिंग आदि पूरी होने तक मुझे यही लगता था कि नॉर्मन साम्राज्य ब्लैकहॉट सिटी का दुश्मन है, या शायद ग्रेजुएशन के बाद मुझे जिस सबसे बड़े दुश्मन का सामना करना पड़ेगा वह यही होगा। ब्लैकहॉट सिटी की घटना के बाद तो मैं कुछ समय के लिए बहुत घबरा गया था, इस डर से कि ब्लैकहॉट सिटी के सिटी गार्ड में सेवा देने के बाद कहीं युद्ध के मैदान में मेरा सामना तुमसे न हो जाए और तुम मुझे मार डालो। जब मैं स्कूल में था तो स्कूल के अन्य बच्चे नॉर्मन साम्राज्य की आयरन हॉर्न सेना को एक बेहद भयानक संगठन बताते थे। मैं तब तक यही सोचता रहा जब तक कि अगली सुबह आयरन हॉर्न सेना ब्लैकहॉट सिटी में प्रकट नहीं हुई। जब मुझे पता चला कि ब्लैकहॉट सिटी का कोयला, इस्पात और लोहा संघ, जिसकी रक्षा के लिए मैंने मरने की योजना बनाई थी, कई घंटों तक आपके द्वारा घिरे रहने के बाद ही बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। खबर सुनकर मेरे मन में बस एक ही ख्याल आया, मैं सचमुच एक नंबर का बेवकूफ था। ब्लैकहॉट सिटी के कोयला, इस्पात और लोहा संघ के वे बदमाश जिन्होंने यहाँ सबसे अधिक धन और सबसे शक्तिशाली सेना पर नियंत्रण रखा था, आत्मसमर्पण करने से पहले लड़ने की हिम्मत तक नहीं कर पाए। मैंने तो उन डरपोक लोगों के लिए खुद को कुर्बान करने और ब्लैकहॉट सिटी के लिए तुमसे लड़ने का भी सोचा था। उन लोगों के चमड़े के जूतों का एक जोड़ा मेरे पिताजी की 1 साल की तनख्वाह से भी ज्यादा महंगा था। ब्लैकहॉट शहर के एवेन्यू ब्राइट पर स्थित दुकानों में उन्हें दिए जाने वाले चमड़े के जूतों के एक जोड़े की कीमत 16 सोने के सिक्के होती थी, लेकिन मेरे पिताजी साल में केवल 12-13 सोने के सिक्के ही कमा पाते थे। यहाँ तक कि अगर मैं और मेरी माँ घर पर चावल की शराब बेचते तो भी हम साल में केवल कुछ ही सोने के सिक्के कमा पाते। चावल की प्याली की कीमत मात्र 3 तांबे के सिक्के थी। जब चावल की बढ़ती कीमतों के कारण कीमत में 1 तांबे का सिक्का बढ़ाना पड़ा तो हमारा कारोबार ठप हो गया और माँ को इसकी बहुत चिंता हुई। जीवन यापन का प्रशिक्षण शुरू होने से पहले मेरे पिताजी ने मुझे अपने निजी पैसों में से सबसे ज्यादा जेब खर्च दिया, 3 चांदी के सिक्के, और मुझे एक औरत लाने और कुंवारेपन को अलविदा कहने की इजाजत दी। तब तक झांग टाई के आगे के सभी सैनिक आगे बढ़ना बंद कर चुके थे। मुझ जैसे लोग जो अपने पिता के निजी पैसों में से 3 चांदी के सिक्के लेकर औरत से संबंध बनाते थे और घर पर 3 तांबे के सिक्कों में मिलने वाली एक कटोरी चावल की चाय पीने से भी कतराते थे, उन लोगों की रक्षा करने के बारे में सोचते थे जो चमड़े के जूते खरीदने के लिए मेरे पिता की 1 साल की तनख्वाह से भी ज्यादा खर्च कर देते थे। मैंने उन लोगों की रक्षा के लिए खुद को कुर्बान करने की योजना बनाई थी जो दुश्मन के सामने एक रात भी नहीं टिक सकते थे और किसी को बेचने से पहले उसकी परवाह भी नहीं करते थे। तब मुझे आखिरकार समझ आया कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ था। तब तक झांग टाई के सामने खड़े दर्जनों लोग चुप हो चुके थे। ये कहानी बहुत सच्ची थी, इसलिए वे सब भावुक हो गए थे। जब झांग टाई ने बताया कि कैसे उनके पिता ने उन्हें एक महिला से मिलने जाने के लिए अपने निजी पैसों में से 3 चांदी के सिक्के दिए थे और वह चावल की एक कटोरी के लिए केवल 3 तांबे के सिक्के ही कमा पाते थे, तो वहां मौजूद सभी लोगों को अपने माता पिता की याद आ गई। यहाँ तक कि पास के खेल के मैदान में अभ्यास कर रहे लोग भी पास आकर झांग टाई की कहानी सुनने लगे। आयरन ब्लड कैंप में इस तरह का दूसरा कोई सेकंड लेफ्टिनेंट नहीं था, इसलिए जिस सुबह ब्लैकहॉट शहर ने आत्मसमर्पण किया उस सुबह मैंने इस तथ्य को स्वीकार करके बाकी सभी से पहले इसे समझ लिया। मुझे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं हुआ, बल्कि मैंने खुद को भाग्यशाली समझा। चूंकि मेरा बड़ा भाई ब्लैकहॉट शहर के नगर रक्षक दल में सेवारत था, ये सोचकर कि उसे युद्ध के मैदान में आप लोगों से नहीं लड़ना पड़ेगा, मैंने खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस किया। अंडमान गठबंधन और ब्लैकहॉट शहर जैसी संस्थाओं का अंत हो जाए तो मुझे अच्छा लगा। उनके अंत पर दुखी होने का कोई कारण नहीं था, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। हालांकि हम शहर में रहते थे, मेरे पिताजी हर दिन कड़ी मेहनत करते थे, उन्हें कर जमा करना पड़ता था। मेरी माँ घर पर लगन से काम करती थी, साथ ही घर में चावल से बनी शराब के व्यवसाय पर भी कर लगता था।
मेरे बड़े भाई ने नगर रक्षक दल में सेवा करते हुए कई वर्षों तक अनिवार्य व्यापार किया था। मेरा एक बड़ा भाई भी है जो सेना में सेवा करते हुए शहीद हो गया था। हमारे परिवार में किसी पर भी ब्लैक हॉट सिटी और कोयला, इस्पात और लोहा संघ का कोई कर्ज नहीं था। जहां तक उन व्यापारियों की बात है, ब्लैक हॉट सिटी में सब कुछ व्यापार पर आधारित था, मानो कोई व्यवसाय कर रहा हो। चूंकि यह एक व्यापार था, इसलिए मुझे इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, जैसे कि खुद को बलिदान करना। नॉर्मन साम्राज्य का नागरिक बनना बुरा नहीं था। यह एहसास होते ही कि मैं नागरिक बन गया हूं, मैंने सबसे पहले नॉर्मन साम्राज्य द्वारा निर्धारित बर्बर जीवन रक्षा प्रशिक्षण नियमों का पालन करते हुए 1000 लोगों के सामने उस दुष्ट व्यक्ति की गर्दन तोड़ दी जिसने मुझे कई बार जान से मारने की कोशिश की थी। वह सचमुच एक दरिंदा था। इसके अलावा मैंने उसके समूह के अन्य सदस्यों को भी पैरों से कुचलकर बुरी तरह पीटा। उस समय मुझे इतना जोश आया कि मेरा मन किया कि मैं जोर से चिल्लाऊं, नॉर्मन साम्राज्य अमर रहे। जीवन रक्षा प्रशिक्षण से घर लौटने के बाद एक खलनायक ने मुझे घेर लिया और ये दावा करते हुए मुझे जेल भेज दिया कि मैं नॉर्मन साम्राज्य का दुश्मन हूं। सौभाग्य से जीवन रक्षा प्रशिक्षण के दौरान विशेष कर्मों के कारण मुझे लौह रक्त की गुप्त शक्ति प्राप्त हो गई, इसलिए ब्लैक हॉट शहर की जेल में मेरी हत्या नहीं हुई। इसके अलावा 39वीं डिवीजन के स्काउट कैंप में मेरे एक साथी, जिसे मैंने उत्तरजीविता प्रशिक्षण में बचाया था, ने मेरी गिरफ्तारी की खबर मिलने के बाद मेरे लिए सकारात्मक संबंध स्थापित करने में मदद की ताकि मेरा नाम साफ हो सके। अंततः मुझे कर्नल लाइबनेस से मिलने का मौका मिला, जिन्होंने मेरे अनुभवों के बारे में जानने के बाद मुझे तुरंत आयरन ब्लड कैंप में भर्ती कर लिया और नॉर्मन साम्राज्य के नियमों के अनुसार मुझे द्वितीय लेफ्टिनेंट का पद प्रदान किया। मैंने इसे अस्वीकार नहीं किया, बल्कि इसके बारे में उत्साहित महसूस किया क्योंकि यह पदोन्नति बहुत अच्छी थी और उज्जवल भविष्य का संकेत दे रही थी। इसके अलावा भले ही मुझे खुद को कुर्बान करना पड़े, मुझे लगा कि नॉर्मन साम्राज्य के सम्राट की सेवा करके मेरा भविष्य उन लोगों की सेवा करने से कहीं अधिक उज्जवल होगा जो केवल अपने व्यवसाय की परवाह करते हैं। जहां तक अंतिम बिंदु की बात है, मैं इसे अच्छी तरह समझता हूं। मुस्कुराते हुए झांग टाई ने अपने कपड़ों पर हाथ फेरा और अपने जूतों की ओर इशारा किया। अंडमान गठबंधन के द्वितीय लेफ्टिनेंट को इतना अच्छा व्यवहार नहीं मिलता। इसके अलावा मुझे ये द्वितीय लेफ्टिनेंट की वर्दी बहुत आकर्षक लगी और इसे उतारने का मन भी नहीं कर रहा। मैंने सुना है कि आयरन ब्लड कैंप में सामान्य बटालियनों की तुलना में कहीं बेहतर व्यवहार मिलता है, इसलिए मैंने आज खुशी खुशी पंजीकरण करा लिया। इस समय कई लोगों की आंखों से शत्रुता और सतर्कता गायब हो चुकी थी। अब किसी को भी झांग टाई से लड़ने का मन नहीं था। वह उनसे दोस्तों की तरह बातें कर रहा था। उनके मन में यह बात पक्की हो चुकी थी कि वह भरोसेमंद है, या कम से कम परेशान करने वाला तो नहीं है। मैं जानता हूं कि आप सब क्या सोच रहे हैं। मैंने आपको यह इसलिए बताया ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि मैं एक आम इंसान हूं और आप लोगों से थोड़ा कम उम्र का होने के अलावा किसी भी तरह से अलग नहीं हूं। मैंने ये सैन्य वर्दी पूरी तरह से कर्म के फल के कारण पहनी है। मेरा कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं था, न ही मैंने किसी की चापलूसी की और न ही किसी पर निर्भर रहा। मैं यहाँ अपने भाग्य और शक्ति के बल पर हूँ। मुझे आपकी ओर से स्वागत की उम्मीद नहीं थी, न ही मेरा आपको मुक्का मारने का कोई इरादा था। एक पुरानी चीनी कहावत है, लंबी यात्रा से ही किसी को अपने घोड़े की असली ताकत का पता चलता है। समय बीतने से ही कोई अपने बगल वाले व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देख पाता है। आज मैं कुछ भी दिखावा नहीं करना चाहता। समय ही मेरी असली परीक्षा लेगा। आपके प्लाटून लीडर के रूप में मैं आपसे वादा करता हूं कि युद्ध के मैदान में आपकी रक्षा करने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और आप सभी को जीवित रखने का हर संभव प्रयास करूंगा। अगर आप में से किसी को भी मेरी असली ताकत पर विश्वास नहीं है, तो 2 दिन बाद आप मुझसे लड़ने के लिए तैयार हैं। आज क्यों नहीं? प्लाटून 3 के एक सख्त मिजाज वाले जवान ने जिज्ञासावश पूछा। क्योंकि मेरा खतना कुछ दिन पहले ही हुआ है, इसलिए घाव अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। अगर मैं तुम्हें पीटूंगा तो घाव जल्दी नहीं भरेगा, जिससे मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। भला कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका लिंग दिन भर मम्मी की तरह लिपटा रहे, है ना? जब तक किसी के पास लिंग ही ना हो, तभी तो उसे लिंग पर कट लगने का दर्द पता चलेगा। ऐसा जवाब सुनकर कई दर्शक चौंक गए। वहीं कुछ लोग जोर जोर से हंसने लगे। कुछ बेईमान लोगों ने तो सीटी भी बजाई। झांग टाई को प्लाटून 3 के जवानों से लड़ते हुए नहीं, बल्कि जानवरों के झुंड द्वारा चिढ़ाए जाते हुए देखकर बेकहम के समूह के तीनों जवानों ने तुरंत अपनी पैंट उतार दी और उसे अपने गुप्तांग में घुमाकर दिखावा करने लगे। तभी सब लोग जोर से हंसने लगे। जोरदार हंसी और मम्मी 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 की अजीब आवाजों के बीच झांग टाई ने अपनी पैंट की जिप खींच दी, जिससे वे सारे बदमाश चौंक गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। झांग टाई ने प्लाटून 3 के लोगों से लड़ाई नहीं की, फिर भी उन्हें उन लोगों ने अच्छी तरह से स्वीकार किया। फिर फ्रेयो, गुडेरियन और कई सैन्य अधिकारी उन जानवरों से दूर खड़े होकर एक दूसरे को घूरने लगे। आयरन ब्लड कैंप में इतने कम समय में किसी नए द्वितीय लेफ्टिनेंट को स्वीकार करना और बाकी लोगों की सहमति पाना संभव नहीं था। झांग टाई ने कौन सा जादू किया था? ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल 173 पदानुक्रम हर जगह मौजूद है। अध्याय 173 पदानुक्रम हर जगह मौजूद है। अनुवादक नोबेल ही नॉर्मन साम्राज्य में पदानुक्रमिक अंतर हर जगह मौजूद थे। दोपहर के भोजन के समय शिविर की कैंटीन को 7 भागों में बांटा गया था। सामान्य सैनिक, कॉर्पोरल, सार्जेंट, फर्स्ट सार्जेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट, फर्स्ट लेफ्टिनेंट और मेजर गुडेरियन और लेफ्टिनेंट कर्नल रेनहोर्डेट सभी अपने अपने क्षेत्र में भोजन करते थे। अलग अलग रैंक के लोगों के लिए भोजन और व्यंजन भी अलग अलग थे। प्रथम लेफ्टिनेंट से लेकर आगे तक प्रत्येक व्यक्ति को दोपहर के भोजन से पहले कुछ फल मिलते थे। कप्तानों को 1 कप एपेरेटिव हल्का पेय मिलता था। मेजर गुडेरियन और लेफ्टिनेंट कर्नल को कैंटीन के मुख्य रसोई द्वारा सीधे भोजन परोसा जाता था। झांग टाई ने वास्तव में अपने दृष्टिकोण का विस्तार किया। वे दोपहर के भोजन के समय भी इतनी सख्त पदानुक्रम प्रणाली का पालन करते हैं, क्या उन्हें टुकड़ी में आपसी अलगाव का डर नहीं है? झांग टाई ने अपने साथ दोपहर का भोजन कर रहे एक द्वितीय लेफ्टिनेंट से पूछा। बिल्कुल नहीं। उसके साथ दोपहर का भोजन कर रहे दूसरे लेफ्टिनेंट ने झांग टाई को अजीब नजर से देखा। बताओ, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रही हूँ कि काश मुझे दोपहर के भोजन से पहले कुछ फल मिल जाते। झांग टाई ने ईमानदारी से जवाब दिया। बिल्कुल सही, क्योंकि मैं भी यही सोच रहा हूँ।
फल खा रहे वे प्रथम लेफ्टिनेंट कंपनी कमांडर जरूर एक कप एपेरेटिव पीने के बारे में सोच रहे होंगे। एपेरेटिव पी रहे लोग जरूर अपने बॉस को मिलने वाले सम्मान की तारीफ कर रहे होंगे। आम सैनिक भी ऐसा ही सोच रहे होंगे। सभी कॉर्पोरल सार्जेंट जितना मांस पाने का सपना देखते हैं, सभी सार्जेंट फर्स्ट सार्जेंट जितना सूप पाने का सपना देखते हैं, सभी फर्स्ट सार्जेंट एक सैन्य अधिकारी के छात्रावास और एक खूबसूरत दोषी दासी का सपना देखते हैं जो उनके लिए बिस्तर गर्म करे। हम सभी के अपने अपने लक्ष्य होते हैं। सैन्य टुकड़ी में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करके और अपनी वास्तविक क्षमता को बढ़ाकर ही बेहतर व्यवहार की उम्मीद की जा सकती है। इसलिए ये सभी के लिए प्रेरणादायक है। कुछ देर सोचने के बाद झांग टाई को लगा कि यह बात सच है। हर जगह मौजूद पदानुक्रम प्रणाली सभी को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रही थी और उन्हें उनकी हैसियत का एहसास दिला रही थी। नॉर्मन साम्राज्य सचमुच भयानक था। पदानुक्रम ही व्यवस्था है, व्यवस्था ही सुंदरता है। झांग टाई को वह सिद्धांत याद आया जो हर नॉर्मन सैनिक के मन में बसा हुआ था और जो सलाहकार वेसी ने उसे बताया था। एक ऐसा देश जो सैन्य अधिकारियों के विभिन्न रैंकों के लिए सैन्य हथियारों को भी अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करता है, वास्तव में आश्चर्यजनक है। झांग टाई ने बहुत सोच विचार किया। शायद नॉर्मन साम्राज्य के निवासियों को अलग अलग वर्गों में रखा गया था, जिसके परिणामस्वरूप जन्म से ही उनके साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता था। बहुत से लोग बचपन से ही अपनी सामाजिक स्थिति और पद को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। ब्लैक्सन मानव वंश गलियारे में नॉर्मन साम्राज्य की कठोर पदानुक्रम प्रणाली सर्वविदित थी। इस देश में सब कुछ शहरों और लोगों सहित विभिन्न वर्गों में विभाजित था। नॉर्मन साम्राज्य के शहर 9 वर्गों में विभाजित थे, जबकि इसके लोग भी विभिन्न वर्गों और पदों में विभाजित थे। सबसे निचला वर्ग दोषी दास था, उसके बाद दोषी नागरिक, फिर आम नागरिक, सैनिक, गुणी वर्ग, कुलीन वर्ग और अंत में शाही वर्ग। शाही वर्ग में सबसे सम्मानित वर्ग शाही परिवार था। नॉर्मन साम्राज्य का सम्राट पूरे देश में अधिकारों के शिखर पर था। यह सबसे कठोर विभाजन था। स्पष्ट रूप से कहें तो दोषी दासों को भी आगे विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया था। नॉर्मन साम्राज्य में सबसे निचला वर्ग LV3 का दोषी दास था। यदि LV3 के दोषी दास अपने पूरे जीवन में कानूनों का उल्लंघन नहीं करते थे तो उनके बच्चों को LV2 का दोषी दास बना दिया जाता था। LV3 के दोषी दासों को जीवन में कभी भी पदोन्नति नहीं मिल सकती थी। हालांकि यदि कोई LV3 का दोषी दास सराहनीय सेवा प्रदान करता था तो उसके बच्चों को सीधे LV1 का दोषी दास बना दिया जाता था। इसी प्रकार LV2 के दोषी दासों को LV3 के दोषी दासों की तुलना में एक अतिरिक्त विशेषाधिकार प्राप्त था। LV2 के दोषी दासों द्वारा सराहनीय सेवा प्रदान करने पर उन्हें LV1 के दोषी दास के पद पर पदोन्नत किया जा सकता था। इसके बाद यदि वे कानूनों का उल्लंघन नहीं करते तो उनके बच्चे दासता की स्थिति से मुक्त होकर दोषी नागरिक बन सकते थे। उस पद पर पहुंचने के बाद उन्हें कुछ सामाजिक अधिकार मिलने लगते थे। यदि वे देश के लिए सराहनीय सेवाएं प्रदान कर सके तो वे और उनके बच्चे औसत नागरिक बन सकते थे, जिन्हें तब अधिक सामाजिक अधिकार और पदोन्नति के साधन प्राप्त होते थे। नॉर्मन साम्राज्य में यदि किसी व्यक्ति या परिवार को तीसरे स्तर के दोषी गुलामों की श्रेणी में डाल दिया जाता था तो उन्हें मुख्यधारा के समाज में फिर से प्रवेश करने की अनुमति मिलने से पहले कम से कम 3 पीढ़ियों के प्रयासों से गुजरना पड़ता था। उदाहरण के तौर पर झांग टाई को द्वितीय लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नत किए जाने के बाद वह एक निम्न श्रेणी का सैनिक बन गया था। नॉर्मन साम्राज्य में केवल उच्च पदस्थ सैनिकों के परिवारों से आने वाले लोगों को ही सैन्य अधिकारी बनाया जा सकता था। कर्नल लाइबनेज एक उच्च पदस्थ सैनिक थे। मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत होने के बाद ही वे मेधावी वर्ग के सदस्य बन सके। नॉर्मन साम्राज्य में सामाजिक वर्गों की पिरामिडनुमा संरचना एक सटीक अंतर इंजन की तरह थी। यदि कोई व्यक्ति न केवल नॉर्मन साम्राज्य में बल्कि अन्य मानव देशों में भी कुलीन वर्ग का सदस्य बनना चाहता था तो केवल एक ही शर्त थी, केवल वे लोग जिन्होंने राक्षसों के खिलाफ लड़ाई में उन्हें मारकर मानव जाति की महान सेवा की हो, वे ही सभी का सम्मान प्राप्त कर सकते हैं और कुलीन वर्ग का हिस्सा बन सकते हैं। मानवता और राक्षसों के बीच पहले पवित्र युद्ध के बाद सभी महाद्वीपों के देशों, सशस्त्र बलों और धार्मिक समूहों द्वारा तैयार किए गए मानव वंश के उत्कृष्ट प्रमाण पत्र में ये स्पष्ट किया गया था कि केवल राक्षसों को मारने वाले लोगों को ही कुलीन उपाधि से सम्मानित किया जा सकता है। इस नियम को सभी लोगों, देशों और सशस्त्र बलों की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। किसी भी राक्षस को न मारने के कारण नॉर्मन साम्राज्य के उत्तरी सीमा सैन्य क्षेत्र के गवर्नर लिन चांगजियांग भी कुलीन वर्ग के सदस्य होने के बजाय केवल मेधावी वर्ग के सदस्य थे। लौह युग के अंधकार में मानव कुलीन वर्ग वास्तविक अभिजात वर्ग और नायकों का प्रतिनिधि था, जो तबाही से पहले के इतिहास में दिखाई देने वाले कुलीनों के बिल्कुल विपरीत था। आयरन ब्लड कैंप में केवल एक सुबह रहने के बाद झांग टाई को एहसास हुआ कि इस जगह के बारे में उनकी अच्छी धारणा बन चुकी है। नॉर्मन साम्राज्य के औसत सैनिक भी अच्छे व्यवहार का आनंद ले सकते थे। हालांकि चूंकि आयरन ब्लड कैंप नॉर्मन साम्राज्य की सेना में अधिक विशेष था, इसलिए यहाँ के सैन्य अधिकारी आकर्षक व्यवहार का आनंद ले सकते थे। सामान्य समय में आयरन ब्लड कैंप में हर सैनिक को अन्य रेजिमेंटों में समान रैंक के सैनिकों की तुलना में 1.5 गुना अधिक वेतन मिलता था। युद्धकाल में आयरन ब्लड कैंप में हर सैनिक को अन्य रेजिमेंटों में समान रैंक के सैनिकों की तुलना में 2 गुना अधिक वेतन मिलता था। यानी झांग टाई को यहाँ प्रति माह 8 सोने के सिक्के मिलते थे। इससे पहले उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे प्रति माह इतने सोने के सिक्के मिल सकते हैं। यह आयरन ब्लड कैंप में सैन्य अधिकारियों का एक विशेषाधिकार मात्र था। इसके अतिरिक्त यहाँ प्रत्येक सैन्य अधिकारी को कुछ निश्चित वस्तुएं प्राप्त होती थी, जिनमें मुख्य रूप से सिगरेट, चीनी की छड़ें और कुछ अन्य छोटी वस्तुएं शामिल थीं, जो अन्य किसी स्थान पर मिलना मुश्किल थी। भौतिक सुविधाओं की प्रचुरता के अलावा आयरन ब्लड कैंप में सैनिक या सैन्य अधिकारी के रूप में अनुभव होना भी वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में एक बड़ा लाभ था। आयरन हॉर्न सेना में रेजिमेंटल स्तर के किसी भी मुख्य युद्ध अधिकारी ने आयरन ब्लड कैंप में 3 साल से अधिक समय तक सेवा की होती थी। इसलिए झांग टाई गोल्ड प्लेटिंग शब्द को अच्छी तरह समझता था, जिसका इस्तेमाल आयरन ब्लड कैंप में सेवा करने वालों के लिए किया जाता था। नॉर्मन साम्राज्य में आयरन ब्लड कैंप का एक और नाम था डबल हाई कैंप। इनमें से एक नाम उच्च हताहत दर को दर्शाता था, जबकि दूसरा नाम आयरन ब्लड फिस्ट के प्रत्येक स्तर में बाधाओं को पार करने की उच्च संभावनाओं को दर्शाता था। डबल हाई नाम के कारण यहाँ आमतौर पर 2 प्रकार के सैनिक होते थे।
सबसे पहले उपद्रवी, बदमाश और सेना के गुंडे आते थे। उपद्रवी और बेलगाम लोग, जिन्हें उनके वरिष्ठ अधिकारी नापसंद करते थे, उन्हें आयरन ब्लड कैंप में डाल दिया जाता था। वहां वे या तो सुधरते या मर जाते। दूसरे प्रकार के लोग वास्तव में हिंसक थे। वे युद्ध के दीवाने थे जो यहाँ कठिन अभ्यासों और लड़ाइयों के माध्यम से आयरन ब्लड फिस्ट कौशल के प्रशिक्षण में आने वाली बाधाओं को तोड़ने का सपना देखते थे। झांग टाई ने भी यही नजारा तब देखा था जब वह पहली बार 39वीं डिवीजन के आयरन ब्लड कैंप में दाखिल हुआ था। कुछ लोग गर्मी के दिनों में पेड़ों के नीचे आलस से लेटे और सो रहे थे, जबकि अन्य लोग तेज धूप में प्रशिक्षण मैदान में लाइन टाइगर मूव का अभ्यास कर रहे थे। उनकी त्वचा इतनी झुलस गई थी कि उसकी एक परत फटकर उखड़ गई थी। आयरन ब्लड कैंप में सुबह 1 घंटे के अभ्यास के अलावा आम सैनिकों के लिए कोई और प्रशिक्षण नहीं होता था। हर कोई अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था, जैसे प्रशिक्षण लेना या सोना। किसी को परवाह नहीं होती थी कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आयरन ब्लड कैंप में हुए युद्धों ने अयोग्य लोगों को बाहर कर दिया था। अगर आप काफी शक्तिशाली होते तो आप युद्धों में बच जाते, अगर नहीं तो आपका बाहर हो जाना आम बात थी। तब आपको किसी और को दोष नहीं देना चाहिए। सैनिक निश्चिंत थे। एक निम्न सैन्य अधिकारी होने के नाते जाहिर है झांग टाई और भी अधिक निश्चिंत होंगे। इससे उनका कोई लेना देना नहीं था, चाहे वह पद छोटा हो या बड़ा। आयरन ब्लड कैंप में पंजीकरण कराने के पहले ही दिन उन्हें पता चल गया था कि दोपहर में उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। ब्लैक हॉट सिटी की 39वीं डिवीजन अब लेवल 2 की युद्ध तत्परता में थी, जिसका मतलब था कि किसी भी आम सैनिक को आदेश प्राप्त किए बिना शिविर छोड़ने की अनुमति नहीं थी। हालांकि आयरन ब्लड कैंप के सैन्य अधिकारियों ने सुबह, दोपहर और शाम को 3 बार पंजीकरण के नियम का पालन किया। सुबह के समय सैन्य अधिकारियों को सैनिकों के साथ 1 घंटे का सुबह का अभ्यास करना पड़ता था। दोपहर में उन्हें स्टेशन पर ही दोपहर का भोजन करना होता था। शाम को उन्हें अपने अपने छात्रावासों में वापस जाकर दोपहर 12 बजे से पहले सो जाना होता था। सैन्य अधिकारियों को बाहर सोने की मनाही थी। इन सब के अलावा आयरन ब्लड कैंप में झांग टाई पर कोई और पाबंदी नहीं थी। इस तरह झांग टाई को पता चला कि आयरन ब्लड कैंप में रहना उतना उबाऊ नहीं था जितना उसने सोचा था। आगामी लड़ाइयों के लिए कालूर ले जाए जाने से पहले उसके पास ब्लैक हॉट सिटी में रुकने के लिए लगभग 2 सप्ताह का समय था, जिसके दौरान वह बहुत कुछ कर सकता था। ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल 174 मम्मी की पराक्रमाध्याय 174 मम्मी की वीरतानुवादक नोबेल ही 9 अगस्त ब्लैक आयरन कैलेंडर का 889वां वर्ष। हमेशा की तरह झांग टाई सुबह 6 बजे के कुछ देर बाद अपनी जैविक घड़ी के कारण गहरी नींद से जाग गए। आंखें खोलते ही उन्हें अपनी शारीरिक शक्ति और ऊर्जा में सूर्योदय जैसी उमंग का संचार महसूस हुआ। यह एक अद्भुत अनुभूति थी। झांग टाई के आयरन ब्लड कैंप में पंजीकरण कराए हुए आज तीसरा दिन था। अप्रत्याशित रूप से जब उसने पैंट पहनी तो उसने पाया कि 6 दिनों से जो चीज उत्तेजित नहीं हुई थी वह आखिरकार फिर से सख्त हो गई थी। शुरुआत में झांग टाई को इसका मतलब समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने पैंट पहनी उसे समझ आ गया कि अब दर्द नहीं हो रहा है। क्या घाव ठीक हो गया है? झांग टाई ने तुरंत अपनी पैंट उतारी और अपने लिंग पर बंदी पट्टी हटा दी। उसने ध्यान से उसकी जांच की और पाया कि वह सचमुच ठीक हो चुका था, क्योंकि अब वहां एक पतला निशान रह गया था और ताजा मांस दिखाई दे रहा था। हा 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 हा, झांग टाई जोर से हंस पड़ा और अपने सारे कपड़े उतारकर वॉशरूम की ओर भागा। हुआला हुआला की आवाज के साथ उसने गर्म पानी चालू किया और एक लंबे समय से प्रतीक्षित स्नान किया। उसके बाद उसने उस बिल्कुल नई चीज को देखा जो पिछले कुछ दिनों की तरह बदसूरत नहीं थी। इन कुछ दिनों के दौरान झांग टाई को पहले ही एक उपनाम मिल चुका था, मम्मी। आयरन ब्लड कैंप में कई लड़कों के उपनाम थे, लेकिन झांग टाई का उपनाम सबसे ज्यादा मशहूर था। इस उपनाम का कारण जानने के बाद बाकी सभी लड़के जोर से हंसने लगते थे। फिर भी झांग टाई को इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे इसमें शर्म की कोई बात नहीं लगती थी। चूंकि वे सभी मजबूत आदमी थे, इसलिए इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपना एक बाल भी नहीं खोएगा। उस उपनाम का फायदा ये हुआ कि कुछ ही दिनों में आयरन ब्लड कैंप में हर कोई उस नए लड़के को जान गया, सेकंड लेफ्टिनेंट मम्मी। बेशक बहुत से लोग अब भी उसके पीठ पीछे उसे बॉय टॉय कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन झांग टाई को इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग उसे क्या कहते हैं। जेरोम की बात को ही सही, अगर दूसरे लोग उसे ऐसा कहते हैं तो वह इसे केवल उसकी खूबसूरती और बेहतरीन व्यक्तित्व के प्रति उनकी ईर्ष्या ही समझ सकता है। ये निश्चित रूप से ईर्ष्या थी, और वह भी खुलकर। वे लोग उससे इसलिए जलते थे क्योंकि वह फौजी वर्दी में उनसे ज्यादा आकर्षक दिखता था। हा हा हा, आज एक और चीज से निपटना था। आज सोडोर के साथ उनका द्वंद्व युद्ध का दिन था। झांग टाई जानता था कि अब अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है। पिछले कुछ दिनों से वह बहुत शांत था, इसलिए अब उन कमीनों को अपनी असली ताकत दिखाने का समय आ गया था। पिछले 2 दिनों में झांग टाई की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उसने कार चलाना सीख लिया था। वह अब कैंप में इधर उधर कार चला सकता था, जिससे उसके दिन पहले की तुलना में काफी कम उबाऊ हो गए थे। झांग टाई को कार चलाना बहुत दिलचस्प लगता था। दौड़ने की तरह कोई भी ऐसी चीज जो उसे हवा के झोंके जैसी आजादी का एहसास दिला सके, वह उसे बहुत भाती थी। पहले झांग टाई ने एक साधारण बनियान और पैंट पहनकर बाहर जाने के बारे में सोचा था। हालांकि द्वंद्वयुद्ध के बारे में सोचने के बाद उसने सीधे नॉर्मन साम्राज्य के लेफ्टिनेंट का लड़ाकू सूट पहन लिया। अनौपचारिक और औपचारिक पोशाक की तुलना में नॉर्मन साम्राज्य का युद्ध सूट अधिक चुस्त, सघन और लचीला होता था। बाहरी भाग में मुख्य सामग्री चमड़ा होती थी, जिसमें पत्थर की चक्की में बुने हुए मजबूत धागे का कपड़ा लगा होता था, जिससे इसकी बनावट में एक अलग ही एहसास होता था। इसके अतिरिक्त इस सूट में एक निश्चित सीमा तक रक्षात्मक क्षमताएं थी। कहा जाता था कि भीतरी परत में हृदय और पेट के पास महीन तारों की एक परत थी, जो तीरों से होने वाले नुकसान को प्रभावी ढंग से रोक सकती थी। इस युद्ध पोशाक से नॉर्मन साम्राज्य के सैनिकों के साथ होने वाले व्यवहार का भी पता चलता है। हालांकि यह लड़ाकू सूट असली कवच की बराबरी नहीं कर सकता था, लेकिन झांग टाई सोडोर के साथ अपनी लड़ाई में इसे पहनकर बिना किसी नुकसान की चिंता किए लड़ सकता था। सोडोर जैसे कमजोर व्यक्ति के लिए जाहिर है झांग टाई को किसी भी प्रकार का कवच पहनने की आवश्यकता नहीं थी। उसने अपना लड़ाकू सूट, चमड़े के ऊंचे बूट और दस्ताने पहने और शीशे में खुद को देखा।
पूरे सेट में लाल और काला रंग शामिल थे जो एक दूसरे के साथ खूब मिल खा रहे थे और उसे और भी वीर बना रहे थे। झांग टाई, तुम सच में बहुत हैंडसम लग रहे हो, झांग टाई ने शीशे के सामने बुदबुदाते हुए कहा और फिर मुस्कुरा उठा। इसके बाद उसने हथियारों के रैक पर टंगी हुई 358 किलोग्राम की उस भयानक विशाल युद्ध तलवार को उठाया और आसानी से उसे अपने कंधे पर उठाकर छात्रावास से बाहर निकल गया। जब वह चला गया तब तक आयरन ब्लड कैंप का सुबह का बिगुल बज चुका था। यह कहना मुश्किल था कि क्या यह इसलिए था क्योंकि वह अच्छी तरह से ठीक हो गया था या छोटे पेड़ से 2 फल खाने के बाद उसकी ताकत में काफी सुधार हुआ था, लेकिन केवल 1 सप्ताह के बाद झांग टाई को पहले से ही महसूस होने लगा था कि भारी तलवार पहले की तुलना में थोड़ी हल्की हो गई है और वह इसे बहुत आसानी से चला सकता है। जब झांग टाई नीचे उतरे तो उनकी मुलाकात एक अन्य द्वितीय लेफ्टिनेंट से हुई जो अभी अभी उठे थे। झांग टाई के कंधे पर टंगी 2 मीटर से अधिक लंबी भारी तलवार को देखकर वह द्वितीय लेफ्टिनेंट इतने आश्चर्यचकित हुए कि उनका मुंह इतना चौड़ा खुल गया कि उसमें मुर्गी का अंडा समा सकता था। सुप्रभात, सेकंड लेफ्टिनेंट गोए थे। झांग टाई ने उत्साहपूर्वक आयरन ब्लड कैंप की दूसरी कंपनी के सेकंड लेफ्टिनेंट का अभिवादन किया जो तीसरी मंजिल पर रहते थे। क्या तुम्हारे कंधे पर जो बड़ी सी चीज है वो पेंट की हुई लकड़ी है? दूसरे लेफ्टिनेंट ने अविश्वास भरी निगाहों से झांग टाई को देखा। जब झांग टाई ने उनका अभिवादन किया तो वह उसे एक हाथ से आसानी से और मजबूती से पकड़े हुए था। उसका यह प्रदर्शन उसकी औसत कदकाठी और उसके कंधे पर रखी उस विशाल वस्तु के बीच एक तीखा विरोधाभास पैदा कर रहा था जिसने दूसरे लेफ्टिनेंट के मन में संदेह पैदा कर दिया। झांग टाई ने बस मुस्कुरा दिया। फिर द्वितीय लेफ्टिनेंट गोए थे आगे बढ़े और अपनी उंगली से विशाल तलवार की धार पर हल्का सा प्रहार किया। तलवार के भारी वजन के कारण कोई आवाज नहीं हुई जिससे द्वितीय लेफ्टिनेंट गोए थे का चेहरा तुरंत सिकुड़ गया। उन्होंने मुश्किल से अपनी लार नीली और आश्चर्य से झांग टाई को घूरने लगे। इसका वजन कितना है? 358 किलो। क्या यह आपका मुख्य युद्ध हथियार है? हाँ, जब सलाहकार वैसी मुझे शस्त्रागार में अपने हथियार चुनने के लिए ले गए तो मुझे लगा कि यह भारी तलवार सुविधाजनक है, इसलिए मैंने इसे चुना। झांग टाई ने मासूमियत से जवाब दिया। ये चीज आखिर है क्या? उस विशाल युद्ध तलवार के दूसरी ओर मौजूद आरी जैसे नुकीले दांतों को देखकर सेकंड लेफ्टिनेंट गोए थे के गले से ठंडे पसीने बहने लगे। हे भगवान, मुझे उस बिजली के झटके से क्यों नहीं मार देते? मैं भी बिजली के झटके के बाद विलक्षण प्रतिभा का शिकार होना चाहता हूँ। इसके बाद झांग टाई और गोए थे नीचे गए। गोए थे बहुत डरा हुआ था। छात्रावास भवन के प्रवेश द्वार पर जब वे अलग हुए तो झांग टाई सीधे उस जगह पर गए जहां तीसरी प्लाटून सुबह का अभ्यास कर रही थी। फिर उसने भारी तलवार की धार को जोर से जमीन में गाड़ दिया और उसे वहीं टिका दिया। इसके बाद झांग टाई ने तीसरी पलटन के उन जवानों के बाहर आने का इंतजार किया। सुबह का बिगुल बजने के 5 मिनट बाद ही आयरन ब्लड कैंप की 5वीं कंपनी की तीसरी प्लाटून के 50 बलवान जवान तुरंत जमावड़े स्थल पर इकट्ठा हो गए। जाहिर है सबने झांग टाई को उसके लड़ाकू सूट में और उसके सामने उस भयानक युद्ध तलवार को देखा। सिर्फ वे ही नहीं बल्कि प्रशिक्षण मैदान में मौजूद आधे लोगों ने भी उसे देख लिया था। एक प्लाटून लीडर के रूप में झांग टाई का मिशन इन जवानों को सुबह के 2 घंटे के बुनियादी प्रशिक्षण को पूरा कराने का था। इसके अलावा वो प्रशिक्षण सामग्री भी तैयार कर सकता था। आज सुबह हम शक्ति प्रशिक्षण करेंगे। क्या तुमने ये तलवार देखी? अगर तुम मुझे असली मर्द साबित करना चाहते हो तो इस तलवार को जमीन से निकालो और इसे वापस जमीन में गाड़ दो, ठीक वैसे ही जैसे तुम औरतों के साथ करते हो। अगर तुम ये आसान हरकतें भी नहीं कर सकते तो आज से मेरे सामने खुद को मर्द कहना छोड़ दो। चेहरे पर मुस्कान लिए झांग टाई ने सांप के डंक की तरह जहरीले शब्द कहे जिससे उन लोगों के दयनीय आत्मसम्मान को ठेस पहुंची जो उन्हें पशुवत नर मानते थे। सेकंड लेफ्टिनेंट गोए थे की तरह इस तलवार को देखकर कुछ सैनिकों ने भी सोचा कि यह सेकंड लेफ्टिनेंट मम्मी की एक शरारती चाल थी, दूसरों को धोखा देने के लिए लकड़ी की तलवार पर रंग लगाना। कई लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कौन ये साबित करना चाहेगा कि वह एक पुरुष है? मैं करूंगा। लगभग 2 मीटर ऊंचाई वाले बेखम समूह से बाहर निकले और झांग टाई के सामने रुक गए। अपने दोनों हाथ फैलाकर बेखम ने तलवार का हैंडल पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया उनका चेहरा तुरंत बदल गया क्योंकि उनकी स्पर्श इंद्रिय ने उन्हें बताया कि तलवार लकड़ी की नहीं बनी थी। आह! बेखम एक जानवर की तरह गुर्राया। फिर उसने माबू एक किया। उसकी मांसपेशियां और नसें उभर आई। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया क्योंकि उसने जमीन से विशाल तलवार निकालने की कोशिश की। 358 किलोग्राम की विशाल तलवार को जमीन में गाड़ने के बाद उसे बाहर निकालने के लिए उसके वजन से कहीं अधिक बल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार 358 किलोग्राम बल लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन 358 किलोग्राम की वस्तु को उठाना कहीं अधिक कठिन है। अंत में जब बेखम के माथे से पसीना टपकने लगा तो वह उसे 10 सेंटीमीटर से भी कम खींच सका। 3 मिनट तक जानवर की तरह गुर्राने के बाद बेखम आखिरकार थककर चूर हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। लड़खड़ाते हुए उठने के बाद उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। अगला कौन है? फिर सब एक दूसरे को घूरने लगे। तुम्हें खुद को साबित करने की हिम्मत भी नहीं है? झांग टाई ने उपहास किया। तुम हमें कैसे साबित करोगे कि तुमने इसे खुद जमीन में गाड़ा है? तुम हमें कैसे साबित करोगे कि तुम असली मर्द हो? पलटन के एक उपद्रवी ने अजीब लहजे में पलटवार किया। ये तो बहुत आसान है। झांग टाई मुस्कुराया और उसने अपनी चीख का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर उसने केवल एक हाथ से उस विशाल तलवार को जमीन से बाहर खींच लिया। उसके बाद उसने उसे सबके सामने वापस डाल दिया। वो जमीन में 2 फीट अंदर चली गई। फिर उसने उसे एक बार फिर बाहर निकाला और वापस डाल दिया। झांग टाई को लगातार 2 बार ऐसा करते देख सब लोग चुप हो गए, यहाँ तक कि उपद्रवी भी मुंह बंद कर लिए। पीठ के पीछे हाथ बांधे हुए झांग टाई एक कुशल योद्धा की तरह दिख रहा था। हालांकि जिस हाथ से उसने तलवार निकाली थी उसकी मांसपेशियां और नसें कांपने लगी थी। फिर झांग टाई ने दूसरे हाथ से तलवार को पकड़ लिया। हालांकि दूसरों की नजरों में वह शांत दिख रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि उसकी अधिकांश ऊर्जा पहले ही खर्च हो चुकी है। 2-3 बार के बाद ही उसके दाहिने हाथ की मांसपेशियां वीणा के तारों की तरह कांपने लगी, मानो झांग टाई को विरोध का संदेश दे रही हो। झांग टाई के मन में एक विचार कौंधा, अगर मैं ढेर सारे विशाल भेड़ियों को मार पाता और कई विशाल भेड़िया साथ शक्ति फल खा पाता तो मेरे लिए ये करना बहुत आसान होता।
2 बार प्रदर्शन देखने के बाद सभी लोग कतार में लग गए ताकि वे ये देख सके कि क्या वे इसे जमीन से बाहर निकालकर वापस अंदर डाल सकते हैं। हर कोई झांग टाई की ताकत देखना चाहता था। जब 50 से अधिक लोगों ने इसे आजमाया तो झांग टाई के प्रति उनकी आंखें विस्मय से भर उठी। अपने सामने इतनी बड़ी शक्ति को देखकर कोई भी उसके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहता था। अंत में न केवल तीसरी प्लाटून के सैनिक बल्कि आयरन ब्लड कैंप के अन्य सैनिक और सैन्य अधिकारी भी इसे आजमाने के लिए कतार में लग गए। वे सभी ये परखना चाहते थे कि वे मर्द हैं या नहीं। अंत में आयरन ब्लड कैंप के सैनिकों ने एक रैंकिंग तैयार की। जो तलवार को हिला भी नहीं सके वे औरतें थीं जो उसका कुछ हिस्सा जमीन से निकाल सके, वे आधी औरतें थीं जो उसे पूरी तरह जमीन से निकाल तो सके पर गाड़ न सके, वे आधे मर्द थे जो उसे निकालकर अनिच्छा से जमीन में गाड़ तो सके पर उसे स्थिर न रख सके, वे नपुंसक मर्द थे। केवल वही असली मर्द थे जो उसे जमीन से निकालकर पूरी ताकत से गाड़कर स्थिर रख सके। असली मर्द किसे कहते हैं? असली मर्द वो होता है जो उसे बाहर निकाल सके और वापस अंदर डाल सके। पूरी सुबह झांग टाई के इशारे पर आयरन ब्लड कैंप के सैनिकों और सैन्य अधिकारियों के समूह प्रशिक्षण मैदान में जमकर गुर्राते रहे। पसीने से तरबतर होकर ये ताकतवर लोग असली मर्द होने की ख्याति पाने के लिए एक दूसरे से होड़ कर रहे थे। जो लोग झांग टाई को खिलौना समझते थे उन्हें तुरंत पता चल गया कि वे तो खिलौने के बराबर भी नहीं है। इसलिए उन सभी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। जब दोपहर के भोजन का समय नजदीक आया तो कर्नल रेनहॉर्डेट भी आकर्षित हो गए। जानवरों के झुंड की श्रद्धा भरी निगाहों के बीच कर्नल रेनहॉर्डेट ने बड़ी आसानी से भारी तलवार को जमीन से बाहर निकाल लिया। कुछ देर तक आराम से लहराने के बाद उन्होंने तलवार से नीचे की ओर वार किया। उसी क्षण उनकी तलवार से बिजली की तरह एक अदम्य शक्ति निकली और सीधे जमीन में 1 फुट गहरी और 10 मीटर लंबी खाई बना दी। झांग टाई समेत हर कोई इस तरह की बिजली की चमक से स्तब्ध रह गया। हा, ये तलवार तो कमाल की है। एक दिन मैं भी ऐसी ही एक तलवार लेकर खेलूंगा। कर्नल रेनहॉर्डेट जोर से हंस पड़े। आज सारे कमीनों को मौका दो। आज उन सबको जिन्हें औरत कहा जाता है खाना खाने की मनाही है। अब से मैं हर हफ्ते ऐसी ही एक प्रतियोगिता चाहता हूं जिसमें जो औरत कहलाएंगे उन्हें उस दिन खाने की इजाजत नहीं होगी। आधी औरतें सिर्फ एक ही बार खाना खा सकती हैं। जो आगे बढ़ेंगे उन्हें एक और खाना मिलेगा और जो असली मर्द हैं उन्हें ये पिता सिगार का एक पैकेट इनाम में देगा। ये कहते हुए कर्नल रेनहॉर्डेट ने सिगार का एक पैकेट निकाला और झांग टाई की ओर फेंक दिया। उसे देखते ही जानवरों के झुंड के मुंह से लार टपकने लगी। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बाद झांग टाई ने अपना सिर खुजाया। कर्नल, मुझे दोपहर में इस तलवार का इस्तेमाल करना होगा। शायद सभी को कोशिश करने का पर्याप्त समय न मिले। अगर ऐसा हुआ तो मुझे डर है कि यह रात तक खत्म नहीं हो पाएगा। दोपहर में तुम तलवार का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हो? अगर कोई मुझसे द्वंद्व युद्ध करना चाहता है तो मुझे वहां मौजूद रहना होगा। झांग टाई ने ईमानदारी से जवाब दिया। ये कहते ही झांग टाई ने पाया कि अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया था। कुछ ही देर बाद रेनहॉर्डेट समेत सभी लोग गुस्से से भड़क उठे। क्या किस कमीने ने हम आयरन ब्लड कैंप के एक सैन्य अधिकारी के साथ द्वंद्व युद्ध करने की हिम्मत की? किसी कीड़े से उकसाए गए शेर की तरह रेनहॉर्ड की गुस्से भरी आवाज इतनी तेज थी कि उसने पूरे आयरन ब्लड कैंप को चौंका दिया। भाड़ में जाए वो, भाड़ में जाए वो। बख्तरबंद वाहन शिविर के भाइयों को बुलाओ और युद्ध रथों को तैयार करने का आदेश दो। अपने हथियार ले लो। तब सभी लोग बहुत उत्साहित हो गए, खासकर झांग टाई की तीसरी पलटन के सैनिक जिन्हें उसने जीत लिया था। वे इतने उत्साहित थे कि वे पागलों की तरह इधर उधर कूदने लगे। वे इतने उत्साहित क्यों है? ये तो बस एक द्वंद्व युद्ध है। हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। झांग टाई असमंजस में थी। एक माबू कुंफू सीखने वालों के लिए एक बुनियादी कौशल है। माबू का अभ्यास करते समय उन्हें अपने घुटनों को मोड़कर जमीन पर स्थिर रूप से खड़ा होना पड़ता है, जैसे घोड़ा जमीन पर खड़ा होता है। माबू पास करने के बाद वे दूसरों से लड़ते समय गिरने के बजाय जमीन पर स्थिर रूप से खड़े हो सकते हैं। ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल 175 शहादत का रहस्याध्याय 175 शहादत का रहस्य अनुवादक नोबेल ही आज 7वें राष्ट्रीय पुरुष माध्यमिक विद्यालय में पहले से कहीं अधिक चहल पहल थी। हालांकि अभी भी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, लेकिन आज विद्यालय में आने वाले लोगों की संख्या सामान्य से कई गुना अधिक थी। द्वंद्व युद्ध की अफवाहें सुनकर झांग टाई के सहपाठियों, अन्य विद्यालयों के छात्र छात्राओं जिन्होंने उत्तरजीविता प्रशिक्षण में भाग लिया था और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से आए अन्य लोगों सहित सभी दोपहर में विद्यालय में उमड़ पड़े। ब्लैक हॉट शहर का 7वां राष्ट्रीय पुरुष माध्यमिक विद्यालय लोगों के हुजूम से भरा हुआ था। न केवल वे खेल के मैदान जहां झांग टाई सोडोर के साथ द्वंद्व युद्ध करता था, बल्कि शिक्षण भवनों के गलियारे भी खचाखच भरे हुए थे। बार्ली और हिट प्लेन ब्रदरहुड के अन्य सदस्य आए थे। साथ ही गॉड्स ब्लिस एसोसिएशन के 64 भाई भी आए थे जिन्हें झांग टाई ने खदान में धोखा दिया था। पेंडोरा, एलिस, बेवली और 2 महिला माध्यमिक विद्यालयों की लगभग 1000 छात्राएं और कई विद्यालयों के शिक्षक भी आए थे। ये द्वंद्व युद्ध पिछले कई दशकों में ब्लैक हॉट सिटी में पहला सार्वजनिक द्वंद्व युद्ध था। साथ ही ब्लैक हॉट सिटी के नॉर्मन साम्राज्य में शामिल होने के बाद का पहला द्वंद्व युद्ध भी था। द्वंद्व युद्ध जैसी घटनाएं लोगों की जिज्ञासा को बढ़ा सकती हैं, खासकर जब यह उनके इतने करीब हो रहा हो। इसलिए कोई भी इसे देखने से चूकना नहीं चाहता था। क्योंकि स्कूल में बहुत अधिक भीड़ थी, इसलिए ब्लैक हॉट सिटी के सैन्य प्रशासन ने दंगों की स्थिति में व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहां सैनिकों के कई समूह भेजे थे। जहां तक द्वंद्व युद्ध का सवाल है, ब्लैक हॉट सिटी के सैन्य प्रशासन को भी इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। इसके अलावा उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि ये द्वंद्व युद्ध पारदर्शिता और न्याय के सिद्धांतों के तहत संपन्न हो। अंडमान गठबंधन में द्वंद्व युद्ध निषिद्ध था, जबकि नॉर्मन साम्राज्य में यह एक अत्यंत पवित्र और गंभीर समारोह था। सभी वैध द्वंद्व युद्ध साम्राज्य के कानूनों द्वारा संरक्षित थे। जहां तक 2 परिवारों के रक्त संबंधियों के बीच बर्बर जीवन रक्षा प्रशिक्षण के नियमों पर आधारित प्रतिशोध के द्वंद्व युद्ध की बात है, तो उनमें किसी और का हस्तक्षेप वर्जित था। स्कूल के गेट से अंदर की ओर गहरे लाल रंग की सैन्य वर्दी और कवच पहने सैनिक हाथों में हथियार लिए परिसर के हर कोने में खड़े थे, जिससे इस द्वंद्व युद्ध को गंभीरता और गरिमा का माहौल मिल रहा था। कैंपस में भले ही बहुत से लोग जमा थे, लेकिन किसी ने भी जोर से आवाज नहीं उठाई।
वे बस इसके परिणाम और आगे की कार्यवाही के बारे में अपने विचार साझा कर रहे थे। इस द्वंद्व युद्ध के कारण की बात करें तो 1000 से अधिक लोगों ने इसे तब सुना जब गानो और शेरोन ने पूरी कहानी सुनाई, जब उन्होंने देखा कि झांग टाई ने कैंटीन में जुहैर की गर्दन तोड़ दी थी। जुहैर ही वह व्यक्ति था जिसने झांग टाई की हत्या की साजिश रची थी। झांग टाई ने जुहैर को उसी तरह मार डाला। किसी ऐसे व्यक्ति को मारना जिसने आपको नीचा दिखाने की साजिश रची हो, तो बिना दया दिखाए उससे बदला लेने में कोई बुराई नहीं है। चूंकि जुहैर की मौत बिल्कुल भी दया के लायक नहीं थी, इसलिए जब उसका बड़ा भाई सोडोर स्कूल पहुंचा तो उसका इंतजार केवल फुसफुसाहट और कानाफूसी ही कर रही थी। लोगों के मन में बस यही जिज्ञासा थी कि ग्लेज सर्वाइवल ट्रेनिंग के दौरान कैसे गायब हो गया। कई लोगों का मानना था कि उसकी मुलाकात झांग टाई से कहीं हुई होगी और फिर उसकी हत्या कर दी गई होगी। चूंकि झांग टाई ने इस हत्या की बात स्वीकार नहीं की थी, इसलिए इस अक्कल का कोई ठोस आधार नहीं था। इसके अलावा कई लोगों की नजर में झांग टाई केवल लेवल 2 का योद्धा था, तो वह लेवल 3 के ग्लेज को कैसे मार सकता था। तभी किसी को झांग टाई की पौराणिक भाला फेंकने की कला याद आई। अगर वह इसका इस्तेमाल करता तो शायद ग्लेज मारा जा सकता था। अगर झांग टाई की भाला फेंकने की कला वाकई उतनी ही जबरदस्त थी जितनी अफवाहों में कही जाती है, तो भले ही वह सिर्फ द्वितीय स्तर का योद्धा होता, फिर भी वह तृतीय स्तर के योद्धा को आसानी से मार सकता था। अगर आसमान से एक भाला गिरकर उसकी छाती में छेद कर देता तो ग्लेज भी मारा जाता, भले ही वह तृतीय स्तर के योद्धा जितना ही बलवान और फुर्तीला क्यों न होता। इतने शक्तिशाली भाले के सामने उसका टिकना नामुमकिन था। हालांकि आज के द्वंद्व युद्ध में झांग टाई को भाले या किसी अन्य फेंकने वाले हथियार का इस्तेमाल करने की मनाही थी। जुहैर का बड़ा भाई पहले से ही लेवल 4 का योद्धा था। अगर झांग टाई, जो हाल ही में स्नातक हुआ था और जिसका लेवल 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 था, जिसने अभी अभी जीवन रक्षा प्रशिक्षण पूरा किया था, को उससे लड़ना पड़ता, तो क्या उसके जीतने की कोई संभावना थी। जब सोडोर प्रकट हुआ तो उसके हाथ में उसका हथियार था ब्लैकहॉट सिटी में निर्मित एक उन्नत मानक भाला। यह 2 मीटर से अधिक लंबा था और पूरी तरह से स्टील का बना था। इसका सिरा सामान्य भालों की तुलना में भारी और व्यास में बड़ा था। इसका वजन 30 किलो से अधिक था। एक लेवल 4 योद्धा जो लंबी तलवार के बजाय इतने भारी और लंबे हैंडल वाले हथियार का इस्तेमाल कर रहा था, एक नए स्नातक से लड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि सोडोर बेहद निर्भीक होने की योजना बना रहा था। लेवल 2 या लेवल 3 के स्नातक के लिए चाहे वह कोई भी हथियार चुने, लंबा हो या छोटा, अगर उसका सामना लेवल 4 के योद्धा से हो जिसके हाथ में लंबे हैंडल वाला हथियार हो, तो वह अपने प्रतिद्वंद्वी के पास पहुंचने से पहले ही मारा जाएगा। यही लंबे हैंडल वाले हथियारों का फायदा था। हथियार 1 इंच भी लंबा होता तो उसकी ताकत बढ़ जाती। दोनों पक्षों की युद्ध शक्ति में भारी अंतर होने पर लंबे हैंडल वाले हथियारों का फायदा निर्णायक साबित होता था। कई लोगों ने सोडोर की योजनाओं को भांप लिया था, इसलिए जब उसने अपना लंबा भाला उठाया और हाथ बांधकर ऊंचे चबूतरे पर खड़ा हुआ तो आसपास से फुफकारने की आवाजें और तेज हो गईं। जुहैर के परिवार के दोनों भाई एक दूसरे से कहीं ज्यादा बेशर्म थे। भीड़ की प्रतिक्रिया से अप्रभावित सोडोर के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान की झलक दिखाई दी। उसने अपना सिर उठाया और सूर्य की ओर देखते हुए द्वंद्व युद्ध के शुरू होने का इंतजार करने लगा। नॉर्मन साम्राज्य में द्वंद्व युद्ध आमतौर पर दोपहर 2 बजे निर्धारित किए जाते थे। ये समय न तो बहुत जल्दी होना चाहिए और न ही बहुत देर से। ये नॉर्मन साम्राज्य का वह फरमान था जो पूर्वी ज्ञान से प्रेरित बताया जाता था। क्योंकि इस समय सूर्य आकाश में सबसे ऊंचा होता है और सबसे चमकीला भी होता है, इसलिए इसमें दिन की सबसे प्रचुर यांग ऊर्जा होती है। इसके अलावा इस समय मारे गए लोगों की आत्माएं प्रेतबाधित नहीं होती और हत्यारा भी प्रेतबाधित नहीं होता। इसलिए यह समय द्वंद्व युद्ध और अपराधियों को मृत्युदंड देने के लिए उपयुक्त था। सोडोर के आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखकर झांग टाई की परवाह करने वाले कई लोग उसके बारे में चिंतित होने लगे, जैसे कि गॉड्स ब्लिस एसोसिएशन के वे सदस्य जो झांग टाई की हालिया स्थिति में बदलाव के बारे में नहीं जानते थे। क्या तुम्हें लगता है कि इस बार झांग टाई ठीक रहेगा? अग्निधारक पॉटर ने गहरी चिंता के भाव से धीमी आवाज में फ्रांसिस से पूछा। वे दोनों गॉड्स ब्लिस एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे एक ऊंचे चबूतरे पर खड़े थे। ज्ञान प्राप्त व्यक्ति ठीक हो जाएगा। यह मत भूलो कि उसे महान आशीर्वाद कौशल का आशीर्वाद प्राप्त है। फ्रांसिस ने भी धीमी आवाज में उत्तर दिया। फिर वे गॉड्स ब्लिस एसोसिएशन की भीड़ के बीच आपस में फुसफुसाने लगे, आसपास के लोगों द्वारा सुने जाने से बेपरवाह। कहा जाता है कि कई भाइयों ने बिग ब्लेसिंग स्किल के प्रभाव को थोड़ा बहुत महसूस किया है। वह कैसा एहसास है? मुझे नहीं पता कि यह बिग ब्लेसिंग स्किल का असर है या नहीं, लेकिन हाल ही में कई भाइयों को पहले से ज्यादा सुकून महसूस हो रहा है। उन्हें हमेशा एक तरह की खुशी का एहसास होता है। मुझे भी ऐसे ही 2 अनुभव हुए हैं, पॉटर ने फुसफुसाते हुए कहा। बिल्कुल सही, हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए जिसने हमें ज्ञान दिया है। ब्लैकहॉट शहर में एक माली के बेटे ने बड़ी दृढ़ता से सिर हिलाया। उसकी आंखों में पवित्रता का भाव था। शहीद की उपाधि ने उसे अभूतपूर्व पवित्रता का एहसास कराया था। दूसरे लोग इसे महसूस नहीं कर पाते थे, लेकिन फ्रांसिस कर सकता था। ऐसा लगता था कि इस उपाधि को प्राप्त करने के बाद उसने धीरे धीरे अपनी हीन भावना और संकीर्ण सोच को खो दिया था। उसने दैनिक जीवन की विपत्तियों और कड़वाहट को एक अलग तरीके से देखना शुरू कर दिया था। इससे लाभान्वित होकर वह और भी अधिक सकारात्मक और समझौतावादी बन गया था। घर लौटने के कुछ ही दिनों बाद उसके परिवार वालों ने उसमें आए बदलावों को महसूस करना शुरू कर दिया था। घर लौटने के बाद चाहे उसके शराबी पिता उसे पीटते या गालियां देते, फ्रांसिस अब पलटवार नहीं करता था। न ही वह अपने पिता को घूरता था। इसके बजाय वह चुपचाप सब कुछ सहता रहा और एक जिम्मेदार बेटे की तरह व्यवहार करने की पूरी कोशिश करता रहा। फ्रांसिस के हृदय में एक अभूतपूर्व अनुभूति उत्पन्न हुई। उन्होंने पाया कि जब कोई शहीद बनने का निर्णय लेता है तो वह स्वयं के बारे में नहीं सोचता, बल्कि केवल दूसरों के बारे में सोचता है। उनके हृदय में धीरे धीरे एक बिल्कुल नया और आकर्षक व्यक्तित्व प्रकट हुआ। 4 दिन पहले की शाम उसके पिता बहुत शराब पीकर देर से घर लौटे थे। अगर पहले ऐसा होता तो फ्रांसिस अपने पिता से जोर जोर से झगड़ा करता, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया। वह एक मासूम बेटे की तरह शांति से घर पर ही बैठा रहा। जब उसके पिता ने दरवाजा खटखटाया तो फ्रांसिस ने दरवाजा खोला और उन्हें अंदर आने में मदद की। फिर उसने अपने पिता के कपड़ों से उल्टी साफ करना शुरू किया।
उसके बाद उसने अपने पिता का चेहरा धोया और शरीर को साफ किया, फिर उन्हें होश में लाने वाला सूप पिलाया। इसके बाद वह खाना वापस खाने की मेज पर ले गया। हालांकि उसके नशे में धुत पिता ने उसे मुक्का मारकर इसका बदला चुकाया, लेकिन फ्रांसिस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि वह उसी मासूम बेटे की तरह बना रहा जिसके मन में कोई निजी विचार नहीं थे। अंततः जब उसने अपने पिता के पैर धोने शुरू किए तो अचानक उसके पिता की आंखों से एक आंसू बह निकला और उनकी निगाहें उस पर टिक गईं। उस दिन से उसके पिता बिल्कुल बदले हुए इंसान लगने लगे। उन्होंने शराब का एक घूंट तक पीना छोड़ दिया। जब भी उसे पीने की इच्छा होती वह एक घूंट सिरका पी लेता। परिणामस्वरूप फ्रांसिस के परिवार में बदलाव आना शुरू हो गया था। उस दिव्य समारोह में शामिल होने पर एक पवित्र शहीद बनने के प्रभाव से ही उनमें इतने बदलाव आए थे। फ्रांसिस को लगा कि उन्हें शहीद होने के रहस्य के बारे में कुछ हद तक समझ आ गया है। सोडोर ने द्वंद्वयुद्ध के मंच पर मौजूद उन शिक्षकों से जो निर्णायक की भूमिका निभा रहे थे, झांग टाई को चुनौती देने का आग्रह किया। हालांकि झांग टाई उपस्थित नहीं हुआ। द्वंद्वयुद्ध शुरू होने से लगभग 10 मिनट पहले, जब जनता ने पहले ही तय कर लिया था कि झांग टाई आने की हिम्मत नहीं करेगा और वे आपस में इस बारे में फुसफुसा रहे थे, तभी अंततः झांग टाई आ गया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वह खुद को किस तरह पेश करेगा। उनके आगमन से कैंपस में अफरा तफरी मच गई। नॉर्मन साम्राज्य के एक वीर द्वितीय लेफ्टिनेंट के युद्धक सूट में झांग टाई एक बख्तरबंद वाहन पर सवार होकर स्कूल के द्वार के बाहर प्रकट हुआ। उसके पीछे आयरन ब्लड कैंप के सैनिकों से भरे दर्जनों सैन्य वाहन थे। ये सैन्य वाहन सीधे स्कूल के द्वार से अंदर घुस गए और खेल के मैदान में बने द्वंद्वयुद्ध मंच के सामने रुक गए। कई लोगों ने तुरंत पहचान लिया कि नॉर्मन साम्राज्य के बख्तरबंद वाहन के ऊपर बैठे द्वितीय लेफ्टिनेंट के वेश में अभिमानी व्यक्ति ही आज के द्वंद्वयुद्ध का मुख्य पात्र था, झांग टाई। फिर सभी दर्शक अवाक रह गए और पूरा परिसर अचानक शांत हो गया। ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल।